ओके, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं सभी लोग एंड क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? शैल आई स्टार्ट, मुझे बताइए। शैल आई स्टार्ट? शैल आई स्टार्ट, मुझे बताइए। शैल आई स्टार्ट? शैल आई स्टार्ट, मुझे बताइए। अरे अरे अरे, कहाँ पे चालू है ये? हाँ, ओके डन। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। चलिए, रेडी? वेरी वेरी गुड इवनिंग। आइए, तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है हमारे अल्टीमेट से क्या प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हमने सीए इंटर का ग्रुप 2 का बैच स्टार्ट किया था रिसेंटली एंड इंडिया भर से बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स हमारे इस बैच में आए हैं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड आप जो है इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं कि ultimatece.com वेबसाइट पे जाके एनरोल करें बैच में। आप यहाँ पे जो है सब्जेक्ट वाइज क्लासेस भी ले सकते हैं, कॉम्बोज भी ले सकते हैं, ठीक है ना। एंड आइए अगेन, आई वेलकम यू ऑल टू अल्टीमेट सी ए प्लेटफॉर्म। हमने जो है SM में अभी 4 लेक्चर्स अब पूरे कर लिए हैं एंड आज इसका 5th लेक्चर है हमारे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट का, ठीक है ना। सो लेट्स रोल गाइस। अब हम क्या करेंगे अभी, सबसे पहले राइट, ये जो समरी है हमने अभी तक जो टॉपिक कर लिए हैं, एक बार एकदम ही क्विकली हम रिवीजन करने के लिए एक बार जल्दी से ये टॉपिक्स को लिख लेते हैं ताकि हम फिर आगे बढ़ सकें। समझ में आ रही बात है? चलिए, तो अभी यहाँ पे प्लीज़ ध्यान देंगे। ये समरी को मैंने थोड़ा बहुत आपको वैसे तो लिखवा दिया था, मैं वापस से आपके लिए एक बार लिख रहा हूँ ताकि जो है आपका रिवीजन भी मेरे साथ साथ होता रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे गाइस। खबर सबसे पहले मुझे बताइए कि हम मैनेजमेंट, अगर आपको पूछे अगर बेटा डिफाइन मैनेजमेंट, तो क्या बोलोगे आप बोलोगे मैनेजमेंट को हम 2 नज़रिए से देख सकते हैं। एक तो जो लोग इन्वॉल्व होते हैं मैनेजमेंट में, उन लोगों को भी मैनेजमेंट बोलते हैं, और वो जो काम करते हैं उनके एक्टिविटीज़ को भी मैनेजमेंट बोला जाता है। बोलते हैं मैनेजमेंट हम 2 सेंस में देख सकते हैं। इट इज़ द की ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन एंड प्रोसेस। इट इज़ द, क्या बताइए, इट इज़ द चीफ ऑर्गन। बोलते हैं मैनेजमेंट इज द चीफ ऑर्गन विच इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन अ, क्या बताइए, मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डैश एंड डैश अ पर्पसफुल एंड व्हाट, अरे बोलो जल्दी, अ पर्पसफुल एंड व्हाट गाइस, अ पर्पसफुल एंड व्हाट, जल्दी बताइए, अरे बोलो, अ पर्पसफुल एंड डायरेक्शन, पर्पसफुल एंड प्रोएक्टिव एंटिटी। और बोले ये कैसे होगा ऑर्गेनाइजेशन हमारा पर्पसफुल एंड प्रोएक्टिव कैसे होगा? बाय ब्रिंगिंग टुगेदर एंड इंटीग्रेटिंग द डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेस ऑफ मैन पावर, मनी, टेक्नोलॉजी विच आर कंबाइंड इनटू अ फंक्शनिंग होल। बोलते द सर्वाइवल एंड द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द कंपिटेंस एंड द कैरेक्टर, competence and the character of its management। बोलते हैं मैनेजमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द सेट ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेस, जो 12th स्टैंडर्ड में आपके बिजनेस स्टडीज में चैप्टर के नाम थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड, क्या बताइए इसमें और कौन सी एक्टिविटीज आती हैं? कंट्रोलिंग मैड गोल्स, इंस्टॉलेशन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम टू एंश्योर व्हाट इज प्लान्ड इज अचीव्ड, मोबिलाइजेशन है ना, मतलब लेके आना रिसोर्सेस को, बिजनेस में रिसोर्सेस को लेके आना, मोबिलाइजेशन, एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज, देन एलोकेशन ऑफ टास्क एंड रिसोर्सेज अमंग पर्सनल, देन डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड करना, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द गोल्स। ये काम किसका है? मैनेजमेंट का है। देन हमने पढ़ा था कि स्ट्रैटेजी के बारे में जब भी पूछे तो 4 चीज़ें लिखनी है। स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान that the management uses to bring the organization out of coma। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले इसमें आता है to conduct its operations, then to compete successfully in the market, then to achieve organizational objectives, then to take market position and attract
एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स। क्या याद आ रही है बातें बेटा? ऐसे ना हम रिवीजन करते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है ना। आगे फिर बताइए, स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो व्हाट? इट इज अ लॉन्ग रेंज, याद आ रहा है? इट इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन 3Ds। पहला क्या था? डिजायर्ड इमेज, देन आपका डायरेक्शन एंड आपका क्या बताइए? डेस्टिनेशन। तो डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। बोलते हैं इट इज स्ट्रेटेजी इज ऑल्सो अ कॉन्शियसली कंसिडर्ड, सोच समझ के बनाया गया प्लान, एंड फ्लेक्सिबली डिजाइन, रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल होना चाहिए स्ट्रेटेजी। फ्लेक्सिबली डिजाइन स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट इंटेंट एंड एक्शन टू यूटिलाइज MDH। क्या था? टू परसीव एंड यूटिलाइज अपॉर्चुनिटीज। टू क्या बताइए? रिसोर्सेस में क्या था? रिसोर्सेस में क्या था? टू क्या बताइए मुझे बताओ? टू परसीव एंड यूटिलाइज अपॉर्चुनिटीज। देन एम से क्या था? एम जल्दी बताइए, एम से क्या था बताइए? टू मोबिलाइज रिसोर्सेस, रिसोर्सेस को लेके आना। दूसरा एम था टू मीट चैलेंजेस एंड थ्रेट्स। देन क्या था आपका? टू हैंडल टू डायरेक्ट ह्यूमन एफर्ट्स एंड बिहेवियर्स एंड टू हैंडल इवेंट्स एंड प्रॉब्लम्स। क्या याद आ रहा है क्या आपको ऐसा? अगला था कि स्ट्रेटेजी इज ऑल्सो एन इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क फॉर द टॉप मैनेजमेंट टू डू स्वॉट एनालिसिस। बोलते हैं हम स्ट्रेटेजी से समझ में आता है कि कैसे हमारे बिजनेस में हम जो है रिसोर्सेज एंड स्ट्रेंथ्स को यूज करें, कैसे हम ऑफसेट करें, मतलब वीकनेसेस के असर को कम से कम करें या उन पे वर्क करें। टू सर्च, इवैल्यूएट एंड एक्सप्लॉइट, क्या बताइए? बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज। एंड क्या बेटा नेक्स्ट? एंड क्या? एंड लास्ट क्या था? एंड टू परसीव एंड मीट पोटेंशियल थ्रेट्स एंड क्राइसिस। क्या डन है बात? क्या डन है यहां तक? आगे बढ़े नेक्स्ट। फिर मुझे बताइए, आइगोर एंसॉफ कौन है बेटा? आइगोर एंसॉफ, आइगोर, हाँ ये इग्नोर नहीं है, आइगोर है। क्या कौन है ये? सबसे पहली बात ये है फादर ऑफ SM, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के क्या है? पप्पा जी हैं, ये फादर ऑफ SM है, ठीक है। अगली बात क्या है? प्लीज ध्यान दीजिए, अगली बात क्या है मुझे बताइए? यस, अगली बात बोलते हैं इन्होंने क्या दिया? इन्होंने स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन दिया। बोलते हैं स्ट्रैटेजी इज द कॉमन थ्रेड, ये कॉमन धागा है जो ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ के रखता है। कॉमन थ्रेड अमंग द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज, प्रोडक्ट, मार्केट्स एंड डिफाइंस द एसेंशियल नेचर ऑफ द बिजनेस, है ना, दैट द ऑर्गेनाइजेशन वॉज और प्लान टू बी इन। आगे बोलते हैं विलियम ग्लॉक ने भी फिर स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन दिया था जो आप पढ़ सकते हैं। इसमें मैंने बोला था बेसिक MCQ आ सकता है कि ये डेफिनेशन किसने दिया था, याद रहेगा ऐसा। अगली बात मुझे बताइए, अगर स्ट्रैटेजी बना दी तो क्या मुझे मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है क्या? अगर मैंने स्ट्रैटेजी बना दी तो क्या हमें मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है? आंसर है गलत, ऐसा नहीं। बोलते स्ट्रैटेजी इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड एंड अलर्ट मैनेजमेंट, राइट। बोलते स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, कभी भी स्ट्रैटेजी परफेक्ट, फ्लॉलेस, ऑप्टिमल बन ही नहीं सकती। एनवायरनमेंट में चेंजेस होते रहेंगे तो उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी में भी चेंजेस हमें करते ही रहने पड़ते हैं। कभी भी परफेक्ट स्ट्रैटेजी जैसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि एनवायरनमेंट बदलते रहेगा तो स्ट्रैटेजी को भी चेंज करना ही पड़ेगा फिर। इट इज द वेरी नेचर ऑफ द स्ट्रैटेजी दैट इट इज व्हाट, दैट इट इज फ्लेक्सिबल एंड व्हाट, एंड इट इज प्रैग्मैटिक टू टेक केयर ऑफ द सडन इमरजेंसीज एंड अवॉइड फेलियर्स। बोलते हैं इन अ साउंड स्ट्रैटेजी अलाउंसेस शुड बी मेड, याद आ रहा है, मतलब कि स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी चाहिए जिसमें हमारे पास सुविधा हो उसको चेंज करने की एनवायरनमेंट के हिसाब से। अरे यार क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? बोलो ना जल्दी, क्या आपको बात समझ में आ रही है? बोलते सर ऐप में किसी का लेक्चर चल रहा है क्या? ढोकले छोले भटूरे, ये हमारा डेमो सेशंस का पार्ट है, तो इनिशियल सेशंस हैं हमारे, तो ये हमारे यूट्यूब पे होंगे, ठीक है। जब ऐप पे होंगे तो मैं पहले ही आपको बता दूंगा एक दिन पहले कि ऐप पे कब से होगा, ठीक है। अभी और 2-3 दिन हम यूट्यूब पे चलाएंगे, फिर जो बच्चों ने एनरोल किया उनको ही ऐप पे दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अननेसेसरली वही बातें बार बार करते हैं। नेक्स्ट चलिए मुझे बताइए, क्या स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव होती है रिएक्टिव? बोलते हैं दोनों होती है। बोलते हैं स्ट्रैटेजी इज व्हाट, क्या प्रोएक्टिव होती है रिएक्टिव होती है? बोलते हैं दोनों होती है। स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। बोलते हैं इट इज टिपिकली अ ब्लेंड, दोनों का मिक्सचर होता है प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी का। बोलते हैं प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी को हम प्लान्ड स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हैं, हम रिएक्टिव स्ट्रैटेजी को अडेप्टिव स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हैं। क्या ऐसे आपको बातें याद आ रही है मुझे बताइए, कम ऑन। फिर क्या था? बोलते हैं स्ट्रैटेजी, हमारे बिजनेस की स्ट्रैटेजी कहाँ से बन के आती है? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शंस। बोलते हैं जो हमारे बिजनेस में ऑलरेडी अच्छा चल रहा है उसको चलने दो,
हमारे बिजनेस में जो अच्छा चल रहा है ऑलरेडी उसको वैसे ही चलने दो। एंड इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द न्यूली इनिशिएटेड मैनेजरियल एक्शंस, है ना, जो कि एनवायरमेंट के हिसाब से हमने लिए हो, राइट। देन तो इससे बोलते हैं इसलिए कभी भी स्ट्रैटेजी बनाना है तो प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी एंड रिएक्टिव दोनों को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। फिर बात आती है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। बोलते हैं इसके अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि सबसे पहले डेवलपिंग अ विजन एंड मिशन, तो डेवलपिंग विजन एंड मिशन। फिर अगला क्या होता है, फिर इसके हिसाब से हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं, राइट। देन हमें क्या करना होता है, देन हमें स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करना होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मुझे पता चलता है मेरे बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स के बारे में। इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस से पता चलता है मेरे बिजनेस के स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में। देन हम क्रिएट, चूज, इंप्लीमेंट करते हैं हमारे स्ट्रैटेजीज को। एंड देन हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, मेजर एंड इवेलुएट करते हैं हमारे परफॉर्मेंस को, एंड उसके हिसाब से करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। जहाँ पे भी हमें लगता है कि स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही ढंग से, उसमें वैसे चेंजेस करते हैं। क्या आपको ये बातें याद आ रही है, मुझे बताइए। क्या ये जो हमारा तरीका है आपको पढ़ाने का, क्या इससे आपको हेल्प हो रही है, मुझे बताएंगे जल्दी चैट बॉक्स में, कमॉन। क्या हमारे जो तरीका आपको इससे हेल्प हो रही है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ऐसे हम रिवाइज करते रहेंगे ना, तब जाके ही ये चीज़ें याद होगी। ये अपने आप नहीं होता, ऐसा करना पड़ता है इसमें, तब जाके चीज़ें याद होगी। आपको समझ में आया। चलिए आगे नेक्स्ट देखें। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, फिर से वही बातें लिखते हो यहाँ पे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, इट रेफर्स टू द मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ व्हाट, ऑफ डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजिक विजन एंड मिशन। वापस लिख सकते हैं आप, पर इन्होंने सिर्फ विजन लिखा है। फिर सेटिंग व्हाट, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। बेटा बात वही है, बस बार बार उसको थोड़ा सा एक आधे पॉइंट इधर उधर करके लिख देते हैं। देन क्रिएटिंग, क्राफ्टिंग अ स्ट्रैटेजी। देन क्या बताइए, देन बोलते हैं जो स्ट्रैटेजी बनाए उसको इंप्लीमेंट करो। बात वही है, बस लिखने का तरीका अलग है। एंड देन करेक्टिव एडजस्टमेंट्स करो, बात वही है बेटा। मुझे बताइए व्हाट इज, प्लीज ध्यान दीजिए बेटा, बैच में एनरोल करने की लिंक सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी गई है, प्लीज जाकर चेकआउट करें, ठीक है। बोलते हैं व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ताकि हम हमारे कॉम्पिटिटर से अलग दिख सके। हमारे अंदर कुछ ऐसे यूनिक चीज़ होनी चाहिए जिससे कस्टमर्स हमें चुने हमारे कॉम्पिटिटर्स के ऊपर। एंड दूसरा क्या है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट गाइड्स द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल द चेंजेस इन द एनवायरमेंट, दैट इज टू रिएक्ट इन द राइट मैनर। तो कौन से सिचुएशन में हमें किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, ये सिखाता है हमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। क्या आपको यहां तक बात समझ में आ गई। अगली बात, नेक्स्ट बात आते हैं इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। क्या है बताओ। बोलते हैं फेसबुक पे फ्रेम वाली डीपी हम क्यों लगाते हैं, कुछ याद आ रहा है। फेसबुक पे फ्रेम वाली डीपी हम क्यों लगाते हैं, है ना। देखेंगे प्लीज, ध्यान देंगे। पहला क्या था, बोलते हैं फेसबुक, प्लीज ध्यान दीजिए, इसमें पॉइंट्स क्या है, इसमें पॉइंट्स होते हैं इसके ऊपर। फेसबुक पे फ्रेम वाली डीपी क्यों लगाते हैं। पहला आता है कि एसएम हम इसलिए यूज करते बेटा, बिकॉज इट प्रिपेयर्स द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर। तो फ्यूचर को फेस करने में हमें हेल्प मिलती है। इट एक्ट्स एज अ पाथ फाइंडर, टू वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड आइडेंटिफाई अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज एंड वेज एंड मीन्स टू रीच देम। तो अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने में एसएम हमें हेल्प करेगा, और उसको कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ग्रैब कर सकते हैं, उसमें हमें हेल्प करेगा। बोलते हैं ये क्या था, फेस वाला पॉइंट। अगला था फ्रेम से क्या था, एसएम प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क, याद आ रहा है, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस ऑफ ऑल मेजर डिसीजंस, कि हमें किस बिजनेस में जाना है, कौन से प्रोडक्ट में जाना है, कौन से मार्केट में जाना है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा हो जाना है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, एटसेट्रा। बोलते हैं इट प्रोवाइड्स अ गाइडेंस ऑन व्हाट इट इज ट्राइंग टू अचीव, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, ये एसएम के थ्रू में पता चलेगा, ऐसा, ठीक है ना। बोलते हैं अगला, तो फेसबुक पे फ्रेम वाली डीपी, डी से क्या था, एसएम गिव्स अस अ डायरेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देता है, हमें डिफाइन करने में, गोल्स मिशन को डिफाइन करने में हेल्प करता है, हमें ऐसे ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने में हेल्प करता है जो विजन के हिसाब से हो। बोलते हैं एसएम हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू बी, है ना, डीपी, पी से क्या था, प्रोएक्टिव। बोलते हैं इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव रादर देन इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। बोलते हैं हमें एनालाइज, ये हमें हेल्प करेगा इन एनालिसिस एंड टेकिंग एक्शन। बोलते हैं हम सिर्फ स्पेक्टेटर बन के नहीं रहेंगे, जैसे कि बीएसएनएल का एग्जांपल दिया था। बीएसएनएल सिर्फ देखता है कि बाकी कंपनी क्या करते, खुद कुछ करता नहीं नया,
बोले ऐसी हरकतें मत करो, एसएम तुम्हें ये बताएगा कि बाकी जब कुछ भी कर रहे हैं तो तुमको भी क्या करना चाहिए पहले से। तो हम हमारे डेस्टिनी को खुद कंट्रोल कर पाएंगे अगर एसएम को बिजनेस में फॉलो करेंगे तो। बोलते हैं एसएम सर्व्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। बेटा आज ना मैं हमारे फास्ट ट्रैक बैच में ये करवा रहा था टॉपिक, और क्या हुआ, डिफेंस मैकेनिज्म है ना, प्लीज ध्यान देंगे, डिफेंस मैकेनिज्म। इसका मतलब देखो क्या दिया गूगल पे, अरे डिफेंस मैकेनिज्म है ना, इसका मतलब इन्होंने दिया है कि बोलते हैं कि जो हमारे बॉडी में क्या होता है, जब भी कोई ऐसा जर्म आता है जो हमारे बॉडी में कोई डिजीज क्रिएट कर सकता है, तो ऐसे जर्म्स को ख़त्म करने के लिए हमारे बॉडी में क्या होता है, WBCs होता है। क्या होता है WBC, वाइट ब्लड सेल्स। ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जब भी ऐसा कोई जर्म आता है ना जिससे हमें नुकसान हो सकता है, तो ये WBC क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है और उस जर्म को ख़त्म कर देता है। वैसे ही बोलते हैं कि हम हमारे बिजनेस में आगे जाके बहुत सी ऐसी गलतियां कर सकते हैं जिससे हमारे बिजनेस को बहुत नुकसान हो सकता है। अगर एसएम फॉलो करेंगे तो ये हमें ज़्यादा गलतियां करने ही नहीं देगा। देखो भैया बात को समझो, आपको ना बेटा बीमारी तो होगी ही कोई ना कोई, आप समझो, मतलब कभी ना कभी हमें सर्दी खांसी तो हो ही सकती है, बीमारी तो होंगी ही कोई ना कोई, लेकिन WBC क्या ट्राई करता है कि कम से कम बीमारी हो। वैसे ही बिजनेस में हमसे गलतियां होंगी ही, लेकिन एसएम फॉलो करोगे ना तो तुम्हारी गलतियां कम से कम होगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। बोलते हैं एसएम हेल्प्स इन डेवलपिंग व्हाट, इन डेवलपिंग कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी मतलब क्या, तुम्हारी ऐसी एबिलिटी, तुम कुछ ऐसा कर पाते हो जो बाकी लोग चाह के भी तुमको कॉपी ना कर पाए, वो तुम्हारी कोर कॉम्पिटेंसी होती है। इट हेल्प्स अस इन डेवलपिंग कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, ताकि हम हमारे बिजनेस को लंबे समय तक चला सके। एंड इट हेल्प्स अस इन एनहांसिंग द लॉन्जेविटी, है ना। तो क्यू लगाते हैं, DP क्यू 2 C थे, क्यू लगाते हैं, L से क्या था, लॉन्जेविटी। हमारे बिजनेस को लंबे समय तक चलाना है तो एसएम को फॉलो करो। बोलते हैं एक्शंस ओवर एक्सपेक्टेशंस इज व्हाट एसएम इंश्योर्स। मतलब ये सिर्फ आपको ये नहीं सिखाएगा कि हमको क्या करना है ना, हमको ये एक्शंस लेना भी बताएगा, है ना, सिर्फ प्लान बनाना नहीं, एग्जीक्यूशन में भी हेल्प करेगा ऐसा। नेक्स्ट अगली बात है, लेकिन अगली बात क्या है बेटा, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। प्लीज ध्यान देंगे। बोलते हैं एसएम इज व्हाट, बोलते हैं लिमिटेशन क्या है कि एसएम इज कॉस्टली एटसेट्रा एटसेट्रा, याद आ रहा है, एसएम इज व्हाट, एसएम इज कॉस्टली एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, ध्यान दीजिए। बोलते हैं, प्लीज ध्यान देंगे, बोलते हैं एसएम इज अ कॉस्टली प्रोसेस। क्यों, क्योंकि हमें इसके लिए एक्सपर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानर्स को लगाना पड़ता है। हमें जो है एनवायरनमेंट का एनालिसिस करने के लिए, हमें स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए खर्चा लग सकता है। ये कोई आसान बात नहीं है ना, फुकड़ का काम नहीं है, पैसा लगता है इसमें, ये सब सिस्टम पूरा बनाने के लिए। बोलते हैं इट इज डिफिकल्ट टू, अगला क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स टू अ फर्म स्ट्रैटेजी। बेटा हमने अगर कोई स्ट्रैटेजी बनाई तो इस पे हमारे कॉम्पिटिटर्स हमारे ऊपर कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे ये कोई बता नहीं सकता। मैं इसमें एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा, जैसे बीच में बेटा एयरटेल ने क्या किया था, उन्होंने कुछ तो भी 449 का प्लान लेके आए थे कि हम इसमें आपको कुछ तो भी डिज्नी हॉटस्टार का फ्री सब्सक्रिप्शन देंगे। ये बहुत पहले की बात है, मतलब 2-3 साल पहले की बात है कि हम आपको हॉटस्टार का फ्री सब्सक्रिप्शन भी देंगे और हर दिन का 1.5 GB इंटरनेट 1 महीने के लिए। तो जियो ने बोला अच्छा, एयरटेल ने ऐसी स्ट्रेटजी बनाया, जियो ने बोला ओके, जियो ने बोला हम 399 में हॉटस्टार भी देंगे, नेटफ्लिक्स भी देंगे, अमेजॉन प्राइम भी देंगे, ZEE5 भी देंगे और तुमको 1.5 GB इंटरनेट भी देंगे। ये थोड़ा पुराना प्लान है, आज ऐसा प्लान अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब एयरटेल ये स्ट्रैटेजी बना रहा होगा तो उसने सोचा होगा क्या कि जियो एग्जैक्टली क्या करेगा उसके अगेंस्ट, नहीं। तो बोलते हैं हम एसएम को फॉलो करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, लेकिन हम हमारे स्ट्रैटेजी जब बनाएंगे तो हमारे स्ट्रैटेजी पे कॉम्पिटिटर्स हम पे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे ये हम नहीं बता सकते, ये एसएम नहीं बता सकता, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर्स जो भी चीज करेंगे ना दे विल डू विद इन क्लोज डोर्स, मतलब हमको बता के थोड़ी ना सब करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है बताइए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बात होती है कि एप्पल ने वो 3.5 mm ऑडियो जैक को रिमूव किया, वाला पॉइंट बताया था। नेक्स्ट बोलते हैं एसएम इज व्हाट, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस।
इसमें टाइम लगता है ना स्ट्रैटेजी को बनाने में, उसको कम्युनिकेट करने में। इसके वजह से क्या होता है, हमारे डेली ऑपरेशंस इंपीड होते हैं, रुकावटें आती हैं डे टू डे बेसिस के काम में, एंड हमारा रूटीन बिजनेस नेगेटिवली इंपैक्ट होता है। तो ई टी एंड सी क्या था आखिरी, बोलते हैं एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एंड टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा चेंज होता रहे। तो एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, तो एनवायरमेंट को समझना बहुत डिफिकल्ट है। भले ही आप एसएम को फॉलो करें, आप स्ट्रैटेजी बनाएं, लेकिन हम एसएम में भी एनवायरमेंट को एकदम बेस्ट तरीके से नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट अनसर्टन है, एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स है, समझना बहुत डिफिकल्ट है। हम ट्राई करेंगे एनवायरमेंट को समझने की कोशिश फिर भी हम करेंगे, लेकिन फिर भी हम एग्जैक्टली एनवायरमेंट में क्या होने वाला है कभी कोई बता नहीं सकता। हम एनवायरमेंट का अनुमान लगा के फ्यूचर में क्या हो सकता है अनुमान लगा के आज स्ट्रैटेजी बना सकते, लेकिन हो सकता है कि हमारी स्ट्रैटेजी फिर भी ना वर्क करे। ऐसा होता है, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल का एग्जाम्पल दिया था, याद आ रहा है। फिर हमने स्टार्ट किया था, क्या बताइए, स्ट्रैटेजिक इंटेंट का टॉपिक चालू किया था, याद करो। कम ऑन बेटा, आई होप बेटा मेरे साथ ये चीज़ें लिख रहे हैं, या आपने लिख ली है तो आप बुक में देख रहे हैं, ठीक है ना। फिर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था स्ट्रैटेजिक इंटेंट का। मैंने इसमें आपको क्या बताइए, इसमें मैंने आपको जो है वो बताया था, क्या ये शार्क टैंक के कुछ 2 वीडियो दिखाए थे, तो यूट्यूब ने हमारे वीडियो को ब्लॉक कर दिया था, है ना। सोनी टीवी ने हमारे वीडियो को भी ब्लॉक मार दिया कि बोले भाई तू तो बहुत ही शार्क टैंक दिखा रहा। चलो अच्छा, अब आवाज़ आ रही है क्या? अब आवाज़ आ रही है, मुझे बताइए। हाँ लैग आया था, अब आ रही है आवाज़? कम ऑन, क्या आवाज़ आ रही है अभी? हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि सोनी टीवी ने क्या किया, वो लगा दिया था, लेकिन हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगा वीडियो बाद में, ठीक है ना। हाँ, पर अभी जो है लेक्चर 4 हमने उतना पार्ट कट करके यूट्यूब पे डाला हुआ है, बाद में देख सकते हैं जिसने नहीं देखा तो। ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ चलिए, सोनी का नाम ले, उस पर लैग ला दिया सोनी वाले ने, बताओ। हाँ, तो बोले नाम लेने से लैग आ रहा है ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, डन है। अभी क्या बढ़ू आगे, मुझे बताइए, कम ऑन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते। तो स्ट्रैटेजिक इंटेंट में मैंने क्या पढ़ा है, बोलते हैं इट रेफर्स टू द पर्पस ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स फॉर। हम किस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। स्ट्राइव मतलब मेहनत करना, हम कौन सी चीज़ को पूरा करने के लिए, हमारा पर्पस क्या है, वो हमारा बताता है स्ट्रैटेजिक इंटेंट। बोलते हैं इट रेफर्स टू द पर्पस व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स फॉर। सीनियर मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डिफाइन व्हाट दे वांट टू डू एंड व्हाई दे वांट टू डू। हम क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। हमने लेंस कार्ड का देखा था, वो क्या करना चाहता है, क्यों करना चाहता है ना। विजन करेक्शन याद आ रहा है उसका, स्ट्रैटेजिक इंटेंट। बोलते हैं व्हाई दे वांट टू डू, हम कोई काम को क्यों करना चाहते हैं, वही हमारा स्ट्रैटेजिक इंटेंट बताता है। बोलते हैं डैश इन द स्ट्रैटेजिक इंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, बोलते हैं क्लैरिटी। स्ट्रैटेजिक इंटेंट की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है हमारे बिजनेस के फ्यूचर सक्सेस एंड ग्रोथ के लिए। बोलते हैं इट इज़ द, आपको एमसीक्यू आ सकता है, ये सब एमसीक्यू वाले पॉइंट्स है, ठीक है ना। बोलते हैं स्ट्रैटेजिक इंटेंट इज व्हाट, इट इज़ द फिलोसॉफिकल बेस, मतलब कि जिसके ऊपर हमारा पूरा काम बेस्ड है, ऐसा। इट इज़ द फिलोसॉफिकल बेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है ना। फिलोसॉफिकल बेस। बोलते हैं इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स डैश। क्या बताइए, इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स, यस, दैट प्रोवाइड्स अ पर्सपेक्टिव, दैट प्रोवाइड्स अ पर्सपेक्टिव टू द मीन्स विच विल लीड द ऑर्गेनाइजेशन रीच इट्स विजन, है ना। तो हमें हमारे रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करना चाहिए, पर्सपेक्टिव टू द मीन्स, मीन्स मतलब रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज को किस प्रकार से यूज करना चाहिए वो बताएगा इंटेंट। ऐसा बोलते हैं इट इज एन आइडिया व्हाट ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्स टू अटेन इन द फ्यूचर। यस, बोलते इट और इट क्या बताए, इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स फॉर, या व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड्स फॉर। हमने ऑर्गेनाइजेशन को चालू ही क्यों किया है वो इंटेंट बताता है। क्या डन है बात, मुझे बताइए, कम ऑन, क्या बात डन है यहाँ पे?
चलिए डन, पक्का, ओके नेक्स्ट। देन बात आती है हमारे, याद करो मैंने ये भी आपको पढ़ा दिया है, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट, याद करो एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है। बोलते हैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ विजन एंड मिशन, ये एट द कॉर्पोरेट लेवल। देन बिजनेस लेवल पे क्या होता है ये, बिजनेस लेवल पे होता है बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल, याद आ रहा है कल मैंने इसका मतलब समझाया था, एट द बिजनेस लेवल। एंड फंक्शनल लेवल पे क्या होगा, ऑपरेशनल मतलब फंक्शनल लेवल पे स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या होता है, इट इज अबाउट व्हाट, इट इज अबाउट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। क्या आपको याद आ रहा है, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट। अब बेटा मजे की बात क्या है, इंस्टीट्यूट ने क्या किया है कि ये ना एक टॉपिक हुआ करता था पहले पूरा आपके बुक में, पुराने सिलेबस में, एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट, और इसमें ना फिर ये हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते थे, राइट। तो अभी हमारे बुक में विजन मिशन का मतलब दिया है, गोल्स ऑब्जेक्टिव का मतलब दिया है, लेकिन हमारे बुक में बिजनेस डेफिनेशन बिजनेस मॉडल इसका मतलब नहीं दिया बुक में। लेकिन स्टूडेंट ने बेटा पहले के ज़माने में इस पर सवाल पूछा हुआ था जो हमारे कंपाइलर में दिया हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, ये कंपाइलर से उसको एक बार कर लेंगे, ठीक है ना। एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट, आइए देखो, तो ये हमारा पेज नंबर 1.5 पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, ठीक है ना। हाँ, जिन लोगों ने बेटा क्या बताइए, जिन लोगों ने जो है विदाउट बुक्स लिया है सब्सक्रिप्शन, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास बुक्स होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है, तो आप mvset.in से अलग से ले सकते हैं बुक्स, ठीक है। चले आइए वापस, अब बात यहाँ पे आती है वापस, चलिए देखेंगे। बोलते हैं कि स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या होता है एंड इसके एलिमेंट्स को समझाइए। तो अब स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या है वो तो हम बता देंगे थोड़ा बहुत, कि इट इज़ द फिलोसॉफिकल बेस ऑफ SM, है ना। इट डिफाइंस द पर्पस जिसके लिए विच ऑर्गेनाइजेशन एंडेवर्स मतलब स्ट्राइव्स टू अचीव। देखो अभी एंडेवर, उसने स्ट्राइव शब्द को एंडेवर लिख दिया यहाँ पे। इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स पर्सपेक्टिव टू द मीन्स which will lead the organization to reach its vision. It gives an idea of what the organization desires to attain in future. क्या ये एज इट इज़ मैंने ये चीज़ें आपको ऑलरेडी लिखवा दी है, मैं आपको यही चीज़ समझा रहा हूँ, हमको क्या करना है, हैंड रिटन नोट्स हमारे समरी को दनादन रिवाइज करना है एंड कंपाइलर को दनादन पढ़ना है बस। धीरे धीरे जब एग्जाम पास में आएगा ना बेटा, आपको SM शास्त्र भी ओपन करने की नीड नहीं होनी चाहिए। मैं आपको समझ में आ रहा है, हम जब क्लास में SM शास्त्र पढ़ाएंगे ना, मैं SM शास्त्र में आपको इंपॉर्टेंट पार्ट बताते जा रहा हूँ, और वही चीज़ें आप देखेंगे जो मैंने यहाँ पे हैंड रिटन में डलवाई है। मैं ये चाहता हूँ कि धीरे धीरे क्या हो जाए, मैं ये चाहता हूँ कि धीरे धीरे आपको हमको क्या करना है, हमको SM शास्त्र बुक खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा करो, SM शास्त्र में भी अगर कुछ अलग से मैंने लिखवाया हो, आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे लिख दो आप। हमको एंड में क्या करना है, SM का समरी और एक कंपाइलर, बस ये दोनों को क्या बताइए यूज करना है। जैसे FM में क्या करेंगे, FM हैंड रिटन एंड FM कंपाइलर दोनों को यूज करना, ऐसा। ये हमारा एंड मोटिव है, आपको समझा मैं क्या बोल रहा हूं, ये हमारा एंड मोटिव है। आपको समझ में आ रही बात है। बोलते साहब बिना बुक्स में भी प्राइस सेम है तो कोई बिना बुक्स क्यों लेगा, ढोकले छोले भटूरे, क्योंकि सब यहाँ पे आपके जैसे नहीं होंगे, कुछ होंगे जिन्होंने कॉम्बो लिया है। तो हमारा जो ऑल सब्जेक्ट का कॉम्बो होता है उसमें विद एंड विदाउट बुक्स होता है। क्यों हमें हमारा ज्ञान देना है जब हमें नहीं पता, बेटा कोई बात नहीं है ना। मैं जब कोई चीज़ बोलता हूँ तो उसका कुछ सेंस होगा ना। तो ऐसे बच्चे हैं काफ़ी जिन्होंने पूरे 6 सब्जेक्ट का कॉम्बो लिया है और विदाउट बुक्स लिया, उनके लिए बोल रहा था। समझ में आया, कोई बात नहीं, होता है, जिंदगी है बेटा, कोई बात नहीं। चलिए आइए वापस। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था यहाँ पे, तो स्ट्रैटेजिक इंटेंट है ना। ओके, तो अब जो है बेटा, अगर आप यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ नहीं भी लिखो ना तो भी चलेगा। आप बस इसमें इतना लिख सकते हो, आपको इसमें मेरे हिसाब से ये लिखना चाहिए कि एट द कॉर्पोरेट लेवल, मतलब आपको ये चीज़ लिखनी चाहिए कि स्ट्रैटेजिक इंटेंट एट द कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शन लेवल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, बस ये लिखो। और फिर आपको इसको एक्सप्लेन करना है एक एक लाइन में। बोलते हैं विजन क्या होता है, विजन इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। स्ट्रैटेजी क्या था, ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन 3D। विजन क्या है, ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन, है ना, वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एस्पिरेशंस क्या है,
हम क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में, ये होता है विजन। बेटा विजन क्या है, जो मैं अभी हूँ वो विजन होता है क्या, है ना। क्या ये विजन हो सकता है जो हम अभी हैं ऑलरेडी। जैसे कोई बोलेगा यहाँ पे कि सर मैं ढोकला बनना चाहता हूँ, क्या ढोकला बनना ये विजन हो सकता है बेटा। बेटा तुम ढोकले ऑलरेडी हो। अरे तुम जो ऑलरेडी हो वो विजन नहीं होता कभी, तुम जो बनना चाहते हो वो विजन होता है। अरे यार तुमको समझ में आया बात में क्या बोल रहा हूँ। हाँ क्या तुमको समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम क्या बनना चाहते हैं वो विजन बताएगा ना, हम जो ऑलरेडी है वो थोड़ी ना है। है ना। हाँ चलो आगे नेक्स्ट। हाँ ठीक है आगे नेक्स्ट। बोलते हैं वी आर अ स्टूडेंट, ये मिशन है। बोलते हैं नहीं, आप स्टूडेंट है, ये मिशन नहीं है। आप बोलेंगे कि हम एक नॉलेजेबल सी स्टूडेंट हैं, हम मेहनत करते हैं। मतलब आप जब अपना मिशन बताते हो ना, तो ऐसा प्लेन तरीके से नहीं बताना है मिशन, उसमें थोड़ा सा मार्केटिंग पर्सपेक्टिव होना चाहिए। ये मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा आगे, ठीक है ना। जैसे चलो अभी चूंकि ये पॉइंट आया, अभी एकदम से बता दूं, मुझे एकदम याद आया। आई एक पॉइंट आता है इसमें कि जैसे लैक में, आपको पता है लैक में सुना है आपने नाम। बेटा लक में नहीं होता, वो लैक में होता है। लैक में बोलते हैं, लैक्मे कंपनी को अगर अपना मिशन बताना है तो ऐसा बोलेगा क्या कि इन फैक्ट्री वी मेक कॉस्मेटिक्स, मतलब हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाते हैं। बोलते ये तरीका नहीं होता मिशन लिखने का। यस आप मिशन स्टेटमेंट में बता दो, क्या बता दो मिशन स्टेटमेंट में कि हम क्या करते हैं, व्हाट बिजनेस आर वी इन, हु आर वी, व्हाट वी डू, ये बताना है। लेकिन ऐसे नहीं बताना है, थोड़ा सा मार्केटिंग पर्सपेक्टिव होना चाहिए ऐसा। तो बोलते हैं लैक्मे ने क्या किया, उसने मिशन ऐसा नहीं लिखा, उसने क्या लिखा, इन द रिटेल आउटलेट वी सेल होप, हम उम्मीदें बेचते हैं। अरे 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 अरे, बोले जब लोगों की उम्मीद टूट जाती है खुद से कि मैं तो सुंदर नहीं दिख रहा, मैं सुंदर नहीं दिख रही, अरे मेरे बाल वाइट हो रहे हैं, तो हम उन्हें हमारे प्रोडक्ट्स के थ्रू हम हमें होप देते हैं उन्हें। अरे अरे अरे, ये तरीका होता है मिशन लिखने का। क्या आपको अब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, दिस इज द वे आपको मिशन लिखना चाहिए। तो सर हम सीए स्टूडेंट हैं, ये थोड़ी होता है मिशन लिखने का तरीका। ये समझ में आया बाद में क्या बोल रहा हूं, तुम तो मतलब एकदम प्लेनली लिख दिया, हट ऐसा नहीं, ऐसा इस तरीके से लिखने का, एकदम खतरनाक, मजा आ जाना चाहिए पढ़ के। अरे भाई साहब समझा बाद में क्या बोल रहा हूँ। ऐसा उस दिन ना बेटा मैं वो, हम सब फैकल्टी साथ में थे और हम बहुत ही कॉमेडी वीडियोस देख रहे थे ऑनलाइन, ठीक है ना। एक वो नहीं क्या, एक कोई जो भी टीचर है वो क्या बताइए, उनका एक ऐसा फेमस वीडियो है कि दबा के लाइक ठोको, दबा के, बोले मैं यहाँ पे इतने बच्चों के लिए नहीं आया हूँ, दबा के लाइक ठोको। अरे भाई साहब जो हंस रहे थे सब लोग, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू टीचर, है ना, सब टीचर अच्छे यार, पर अलग ही मज़ा आ रहा था उस दिन। उसमें ना एक वो इंद्रेश सर ने कुछ तो भी पहले के ज़माने में वो लेते थे सेक्शन कीर्तन, शायद आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा सेक्शन कीर्तन। अरे भाई साहब उसमें तो अलग ही पूरा बैकग्राउंड एकदम वो ऐसा लाते कि गार्डन में बैठे हैं पीछे चेयर में बैठे हैं, उसमें ऐसा क्या बताइए महाराज जी के जैसा बैठे हैं, और पूरा क्या बताइए बता रहे हैं कि क्या मित्रजनों आइए हमारे इस सभा में आप सभी का स्वागत है, एकदम भारी भारी हिंदी शब्द। तो भाई साहब इतनी हंसी आ रही थी आपको क्या ही बताऊँ, एकदम भारी भारी हिंदी शब्द, हिंदी पे हिंदी शब्द बोल रहे हो। अच्छा फिर बाद में इनका आया कि जल्दी से लाइक तुमको करना है वीडियो को वरना हम क्रोधित हो जाएंगे। अरे 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 भाई साहब एक बार देखना, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है ना। ऐसा बोलते हो क्लास में, ठीक है ना। तो देखो बात वही है, बस बोलने का तरीका अलग चाहिए। आप समझ रहे क्या बात वही है, बस क्या बताइए बोलने का तरीका अलग होना, समझे ना। तो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी चुपचाप वीडियो को लाइक ठोकेंगे वरना हम क्रोधित हो जाएंगे, समझ रहे बात। ठीक है ना, चलो आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। चलो ठीक है ना, आइए वापस आएंगे।
तो चलिए मैं इधर था। हाँ, तो विजन आपको समझ में आ गया क्या? तो एवरी सब सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू फॉलो इट्स विजन। बेटा ये लाइन नहीं भी लिखा तो चलेगा, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट फिर बात आती, मतलब कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लेवल के लोगों को विजन को फॉलो करने के लिए काम करना चाहिए सर। विजन, फिर मिशन क्या होता है? बोलते हैं मिशन स्टेटमेंट डेलीनियट्स मतलब बताता है, मिशन बताता है कि फर्म कौन से बिजनेस में है, हमारे गोल्स क्या है और हम कैसे इन गोल्स को पूरा करना चाहते हैं। इट एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इन द सोसाइटी। इट इज़ डिजाइन टू हेल्प पोटेंशियल शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द कंपनी। तो मिशन के स्टेटमेंट से समझ में आता है कि हमारा पर्पस क्या है सर। अब देखो मैंने आपको बोला ना, कुछ कुछ ऐसी लाइन होगी जो आपको हर जगह दिख रही है। जैसे इस तरह की लाइन ही इंटेंट में भी दिखी, थोड़ा विजन में भी दिखेगा ऐसा। तो थोड़ा सा ना आपको उसको संभालना पड़ेगा थोड़ा सा। इसको जब आप बार बार रीड करेंगे तो आपको समझेगा अच्छा है इसमें ऐसा लिखना है, इसमें ऐसा लिखना है, पर वो अभी नहीं होगा, वो धीरे धीरे रिवीजन करते करते आपको समझ में आएगा। आपको पॉइंट समझ आ गया? आगे, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई व्हाट बिजनेसेस द कंपनी अंडरटेक्स। हमारी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, एक्टिविटीज, कस्टमर फोकस, बिजनेस मेकअप क्या है ये बताता है मिशन स्टेटमेंट। बस ये हम आगे पढ़ने वाले, ठीक है आपके लिए। नेक्स्ट फिर आता है बिजनेस डेफिनेशन। देखो मैंने बोला ना ये चीज़ आपके बुक में लिखी नहीं है, पर एक बार रीड कर लो, अभी आ सकता है मे बी, है ना, तो रीड कर लो, हमने कंपाइलर में दे दिया है। बोलते हैं बिजनेस डेफिनेशन सीक्स टू एक्सप्लेन द बिजनेस अंडरटेकन बाय द फर्म विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर नीड्स, टारगेट मार्केट एंड ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी। मैंने आपको क्या समझाया था? बिजनेस डेफिनेशन बताता है कि तुम कस्टमर के कौन से नीड को पूरा करते हो, तुम कौन से प्रकार के कस्टमर्स को टारगेट करते हो, ये बताता है तुम्हारा बिजनेस डेफिनेशन। याद आ रहा है क्या? बताओ। बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ बिजनेस डेफिनेशन वन कैन असर्टेन द स्ट्रेटेजिक बिजनेस चॉइसेस, राइट। जैसे मुझे बताओ, एप्पल ने चूज कर लिया अभी कि भैया हम लग्जरी प्रोडक्ट ही बनाते हैं, हम कौन से प्रकार के मार्केट को टारगेट करते हैं पहले ही चुन लिया है, हम हाई प्राइस प्रोडक्ट ही बनाएंगे। और एमआई ने अभी से ही चुन लिया है, डिफाइन कर लिया है कि हम कौन से कस्टमर्स की नीड को पूरा कर रहे हैं। ऐसा बोलते हैं। हाँ, ये नहीं भी लिखा आपने तो चलता है, ठीक है ना। बोलते ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर करना है तो बिजनेस डेफिनेशन के हिसाब से करना चाहिए, है ना। हमारे कस्टमर नीड्स को, कौन से नीड्स को पूरा कर रहे हैं, कौन सा टारगेट मार्केट है, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर करना चाहिए, ठीक है, वो काम करनी। आ गया नेक्स्ट बात आती है बिजनेस मॉडल। अगला बात क्या है? बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल क्या था कि पैसा कमाने का तरीका क्या, मतलब बोलते हैं असर्टनिंग, देखो क्या लिखा है, ये ढूंढना, असर्टनिंग द सोर्सेज ऑफ इनकम, डिजायर्ड कस्टमर बेस एंड फाइनेंशियल डिटेल्स। हम किस तरह से पैसा कमाते हैं हमारे बिजनेस में, है ना। हमने यूट्यूब का, Amazon प्राइम का, MX Player की बात की थी। राइवल फर्म्स ऑपरेटिंग इन द सेम इंडस्ट्री रिलाई ऑन डिफरेंट बिजनेस मॉडल ड्यू टू देयर स्ट्रेटेजी चॉइस, है ना। तो क्या बोला, मुझे बताओ, सेम इंडस्ट्री, नेटफ्लिक्स और MX Player सेम इंडस्ट्री के हैं, Amazon प्राइम, जियो सिनेमा सेम इंडस्ट्री के हैं, लेकिन सबके पैसे कमाने के तरीके अलग हैं। आपको समझ में आ रही है ना बातें? नेक्स्ट मुझे बताइए कौन नेक्स्ट बात। अरे यार क्यों ऐसा बच्चे जैसे हरकतें करते हैं यार। बहुत खतरनाक है बेटा, कुछ लोग बहुत खतरनाक हैं। क्या है बेटा, अभी जहाँ पे भी ज़्यादा बच्चे दिख जाते तो फिर आना पड़ता ना क्लास में बताने को, है ना, कि आ जाओ प्लीज़, आ जाओ प्लीज़, आ जाओ। क्या करें मुझे बताइए, कोई बात नहीं, होता है यार। चलो हमारे वजह से अगर किसी और के एक दो बच्चे बढ़ जाए तो अच्छी बात है, क्या करें, अच्छी बात है। चले आइए नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट देखिए, आइए धन्यवाद। नेक्स्ट बात क्या है मुझे बताओ। नेक्स्ट है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अगला क्या है? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। क्या है बताओ? बोलते हैं दीज आर दी बेसिस ऑफ मेजरमेंट। मतलब कि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं स्ट्रैटेजी के हिसाब से, लेकिन उससे सच में हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है या नहीं पता कैसे चलेगा? बोलते हैं हमारे गोल्स ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं या नहीं, इससे पता चलेगा। बोलते हैं दीज आर दी बेसिस ऑफ मेजरमेंट। बोलते हैं गोल्स मतलब कि इसके बेसिस पे हम मेजर करेंगे कि हम अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स, अगर हमारे गोल्स पूरे हो रहे हैं मतलब हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं। समझा क्या बाद में क्या बोल रहा हूँ? कौन प्लीज मुझे बताइए। यस, आगे बढ़े नेक्स्ट। हाँ इधर देखिए, बोलते हैं गोल्स आर द एंड रिजल्ट्स दैट ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट्स टू अचीव।
ऑन दी अदर हैंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, दीज आर द टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट्स, है ना। तो गोल्स जनरल स्टेटमेंट होते हैं पर ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफिक होता है ना, विच हेल्प इन अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स। तो गोल्स को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। दीज आर द एंड रिजल्ट्स विच आर टू बी अटेंड विद द हेल्प ऑफ ओवरऑल प्लान, राइट। ओके, बोलते हैं लेकिन इन प्रैक्टिस मतलब जनरली रियल लाइफ में गोल्स ऑब्जेक्टिव में इतना डिफरेंस नहीं बोला जाता है, पर वैसे थियोरी में होता है बस, ठीक है, उतना काम का नहीं था लाइन। क्या डन है मुझे बताइए। एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट, क्या तुमको समझ में आ रहा है, कम ऑन। एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, कम ऑन गाइस, ठीक है ना, डन है बात। बेटा अपने काम से काम रखना, किसने क्या बोला क्या किया, मुझे ना कभी कोई समझ में नहीं आता कि बच्चे क्या करने आ रहे हैं क्लास में, है ना। आपको पढ़ाई की बात छोड़ के बाकी सब में बड़ा इंटरेस्ट है। हाँ सर, बाकी की फालतू क्लास से बहुत करो तुम, सॉरी फालतू की बातें बहुत करो तुम, है ना, पढ़ाई की बातें नहीं, है कि नहीं बेटा। चेतन मुझे ऐसा लगा इसलिए, ओके। चलिए इधर आइए, डन है बात, क्या यहाँ पे बात डन है मुझे बताओ, कम ऑन। क्या हम आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट अगली बात देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या था, एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट, डन है बात, इधर आइए नेक्स्ट। ओके, ये डन है मुझे बताओ, कम ऑन। तो अभी हमें आगे बढ़ना है, ठीक है ना, इधर आइए। तो हमने यहाँ पे यहाँ तक चीज़ें पढ़ ली थी, ठीक है ना। अच्छा, अभी वैल्यूज़ एंड वैल्यू सिस्टम क्या है ना, हम ये तब देखेंगे जब वैल्यूज़ की बातें करेंगे, ठीक है ना। तो अभी उसको थोड़ा टाइम है। अभी हमने विजन मिशन क्या है ना उसके बारे में पढ़ना चालू कर दिया था, तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आइए अब ध्यान देंगे इधर, कम ऑन, ध्यान देंगे, है ना, प्लीज़ आइए। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अब हम विजन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले, डिटेल में, है ना। तो विजन के बारे में पूरा एक पेज दिया हुआ है, मजे करो बोले, मजे करो। तो इसमें तुमको याद क्या रखना है मैं आपको बताऊंगा याद क्या करना है, पर थोड़ा रीड कर लेते पहले, चलिए। बोलते हैं वेरी अर्ली इन द स्ट्रेटेजी मेकिंग प्रोसेस अ कंपनी सीनियर मैनेजर मस्ट कंसिडर द इशू ऑफ व्हाट डायरेक्शनल पाथ द कंपनी शुड टेक। हमें किस डायरेक्शन में कंपनी को लेके जाना है, ये हमें स्ट्रैटेजी बनाने से बहुत पहले ही डिसाइड करना चाहिए। व्हाट चेंजेस इन द कंपनीज प्रोडक्ट मार्केट कस्टमर टेक्नोलॉजी फोकस वुड इम्प्रूव द करंट मार्केट पोजिशन फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। हमारे कंपनी के प्रोडक्ट में, मार्केट में, कस्टमर में, टेक्नोलॉजी में क्या चेंज हमें करने की ज़रूरत है। सर कस्टमर में हम कैसे चेंज करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि हम जो है, समझो हम ऐसा टी शर्ट बनाते थे जो सिर्फ बच्चों के लिए था, टीनेजर्स के लिए था, लेकिन अब हम टी शर्ट बनाना चाहते हैं अडल्ट के लिए। तो क्या कस्टमर फोकस चेंज हो रहा है, यस। तो डिपेंड करेगा, सबको करना चाहिए ऐसा नहीं है, आपको डिसाइड करना है कि ऐसा में करना है या नहीं ऐसा। सर क्या ये काम का पैराग्राफ था क्या, नहीं ये काम का पैराग्राफ नहीं था, ठीक है ना, ये सिर्फ रीड करना था। आगे मैं आपको बताऊंगा काम का क्या है, ये काम का नहीं था। आगे बढ़े नेक्स्ट, बोलते हैं डिसाइडिंग टू कमिट टू द कंपनी टू वन पाथ पुशेस मैनेजर्स टू ड्रॉ सम केयरफुली डिजाइन कंक्लूजन अबाउट हाउ टू ट्राई टू मॉडिफाई कंपनीज बिजनेस मेकअप एंड मार्केट पोजिशन इट शुड टेक आउट। बोलते हैं जब हमारा विजन क्लियर होता है ना, तो हम फिर कमिट कर सकते हैं उसके लिए कि भैया जो भी करेंगे इस चीज को पूरा करने के लिए करेंगे, ऐसा कुछ भी काम का नहीं था, सिर्फ रीड करना है। बोलते हैं टॉप मैनेजमेंट व्यूज अबाउट द कंपनीज डायरेक्शन एंड प्रोडक्ट कस्टमर मार्केट टेक्नोलॉजी फोकस कंस्टिट्यूट्स द स्ट्रेटेजिक विजन ऑफ द कंपनी, राइट। तो ये क्या है, इसमें जो पहले 3 लाइन पैराग्राफ थे वो कुछ भी काम के नहीं थे, ये कुछ भी काम के नहीं थे, सिर्फ रीड, इस पर कोई सवाल आने की संभावना नहीं है। आगे बढ़े, इधर आइए नेक्स्ट, आगे बढ़े नेक्स्ट, इधर आइए, इधर देखिए। पहली बात प्लीज़ ध्यान देंगे, क्या लिखा है, बोलते हैं, हाँ बेटा अभी मैसेज रिट्रैक्ट मुझे दिखा,
चलिए ओके, आइए इधर। अब ध्यान दीजिए, ये काम की बात है, अभी इधर ध्यान दो, ये अभी काम की बात है ना बेटा। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप मजाक करें पर पढ़ाई से रिलेटेड सारी बातें होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी समझाया है पर कुछ बच्चे नहीं समझ रहे हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, बोलते हैं स्ट्रैटेजिक विजन क्या है, देखो बोलते हैं स्ट्रैटेजिक विजन डेलीनेट्स मतलब बताता है, दर्शाता है। ध्यान दीजिए, बोलते हैं स्ट्रैटेजिक विजन बेटा डेलीनेट्स मैनेजमेंट्स एस्पिरेशंस फॉर द बिजनेस प्रोवाइडिंग अ पैनोरामिक व्यू। पैनोरामिक मतलब ओवरऑल व्यू, है ना। क्या बताइए, पैनोरामिक व्यू ऑफ द वे ऑफ वेयर वी वांट टू गो, है ना। कन्विंसिंग रैशनल मतलब रीजन, रैशनल मतलब रीजन फॉर व्हाई दिस मेक्स गुड बिजनेस सेंस फॉर द कंपनी। तो फिर से विजन क्या है, प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए बेटा। विजन क्या है मुझे बताइए, कम ऑन फास्ट, सबका ध्यान है, कम ऑन। विजन क्या है गाइस, बोलते हैं विजन क्या है, बोलते हैं विजन स्टेटमेंट बताता है, क्या बताता है कि मैनेजमेंट के एस्पिरेशंस, एस्पिरेशन का मतलब कोई बता सकता है मुझे, कम ऑन चैट बॉक्स में बताएंगे। एस्पिरेशंस का मतलब क्या है, कम ऑन फास्ट, अरे बोलो पट से। एस्पिरेशंस का मतलब क्या है, पट से बोलेंगे, बोलो। एस्पिरेशन मतलब हमारी इच्छा है, हमारे विश, बिल्कुल सही है ना, डिज़ायर। हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, है ना। तो विजन क्या वो होता है जो मैं अभी हूँ, नहीं, हम क्या बनाना चाहते हैं कंपनी को, वो होता है विजन, करेक्ट है ना, यस। तो मैनेजमेंट के जो एस्पिरेशंस हैं वो पता चलते हैं कंपनी के विजन स्टेटमेंट से। जैसे मुझे बताइए, क्या आपको पता है फ्लिपकार्ट का विजन क्या है? फ्लिपकार्ट का विजन क्या है? पहले था एक्चुअली विजन, अब पता नहीं यहाँ पे दिखेगा कि नहीं। जनरली ना बेटा कंपनी के वेबसाइट पे पता चलते हैं। देखो जैसे इन्होंने वैल्यूज़ के बारे में बताया यहाँ पे, ये तो वैल्यूज़ के बारे में बताया इन्होंने, विजन के बारे में इन्होंने यहाँ पे, तो अभी एक्चुअली वो क्या वॉलमार्ट ने ले लिया ना, तो थोड़ा सा अभी विजन चेंज किया होगा, कल्चर दिया है। चलो मैं बताता हूँ, अभी आपको वेबसाइट पे नहीं दिखेगा एकदम। तो फ्लिपकार्ट का पहले बेटा विजन ये था, पहले था विजन ये था कि टू बिकम द अमेजॉन ऑफ इंडिया। अरे भाई साहब, टू बिकम द अमेजॉन ऑफ इंडिया, बोलते हैं अमेजॉन जो दुनिया के लिए है, अमेजॉन जो दुनिया के लिए है ना, वो हम इंडिया के लिए बनना चाहते हैं अमेजॉन के जैसा। मतलब अमेजॉन बेटा कोई नई कंपनी नहीं है, बहुत पुरानी है ना, 1994 में आई थी। तो अमेजॉन जो है वो जो दुनिया के लिए, बोलते हैं दुनिया में लोगों को कुछ भी चाहिए अमेजॉन पे जाते हैं, वैसे ही हम चाहते हैं इंडिया में अगर किसी को कुछ भी खरीदना है ऑनलाइन तो फ्लिपकार्ट पे आना चाहिए। ये फ्लिपकार्ट का विजन था जब चालू हुआ तब। ये फ्लिपकार्ट का क्या था बताओ, विजन था जब ये चालू हुआ, है ना। बोलते हैं सब पैनारोमिक क्या होता है, मतलब ओवरऑल, पूरा ओवरऑल व्यू। आपने फोटो मोबाइल में कभी पैनारोमा फोटो लिया है क्या, पैनारोमिक शूट, उसमें नहीं क्या ऐसा मोबाइल में चालू करके ऐसा पूरा ऐसा घुमाना पड़ता, तो पूरे उसका एक फोटो आ जाता है। वैसे ही पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए विजन बनाया जाता है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऐसा मतलब कि मेरे बिजनेस में मैं कभी भी विजन ऐसा अलग अलग प्रोडक्ट वाइज विजन नहीं बनाता कि शर्ट के लिए अलग विजन, पैंट के लिए अलग विजन, ऐसा नहीं। ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक होता है ऐसा, ठीक है। चलिए वापस आइए, तो इसका क्या था विजन फ्लिपकार्ट का, टू बिकम अमेजॉन ऑफ इंडिया। प्लीज ध्यान दीजिए, वी आर अमेजॉन ऑफ, प्लीज बताइए, विच आर सॉरी वी आर अमेजॉन ऑफ इंडिया, सॉरी टू बिकम अमेजॉन ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये था कि एक्चुअली मेरा पहले ये जो इसके फाउंडर थे सचिन बंसल, बिनी बंसल, वो पहले अमेजॉन में काम करते थे, वो पहले अमेजॉन में काम करते थे, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, अमेजॉन को छोड़ा और खुद की चालू किया फ्लिपकार्ट। तो वो बोले कि जैसा अमेजॉन है ना वो अभी हम है नहीं, वैसा बनना चाहते हैं। तो विजन ये बताता है ना, इट प्रोवाइड्स अ पैनोरामिक व्यू, 360 डिग्री या ओवरऑल व्यू ऑफ वेयर वी वांट टू गो। हम हमारे कंपनी को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, हम हमारे कंपनी को क्या बनाना चाहते हैं, दैट इज विजन, है ना। एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स अ कन्विंसिंग रैशनल फॉर व्हाई दिस मेक्स अ गुड बिजनेस सेंस। मतलब कि हमें विजन से समझ में भी आता है कि हम ऐसा क्यों चाहेंगे। जैसे यहाँ पे क्यों चाहेगा फ्लिपकार्ट अमेजॉन जैसा बनना, क्योंकि अमेजॉन ऑलरेडी इतना सक्सेसफुल है, तो कोई भी नई कंपनी चाहेंगी कि हम अमेजॉन जैसा बने, ऐसा। नेक्स्ट
बोलते हैं स्ट्रैटेजिक विजन 10 पॉइंट्स आउट एट द डिप, याद रखें क्या बोला, स्ट्रैटेजिक विजन पॉइंट्स आउट एट द डिप, क्या बोला डिप, बोलते हैं स्ट्रैटेजिक विजन पॉइंट्स आउट एट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में बिजनेस को लेके जाना है। इट चार्ट्स अ स्ट्रैटेजिक पाथ, बोलते हैं कहाँ हमें जाना है, हमें कहाँ जाना है, तो ये है हमारा डायरेक्शन, है ना। इस यहाँ तक हमें कैसे पहुँचना है इसके लिए रास्ता बनाएगा। और हमारे एंड मोल्डिंग, मोल्डिंग मतलब जैसे अपन नहीं क्या वो मटके को शेप देते हैं, देखा है कि नहीं आपने, अरे वो दबंग में नहीं क्या, वो सोनाक्षी सिन्हा थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब प्यार से लगता है, तो उसमें सोनाक्षी सिन्हा क्या थी, वो मटके बनाने वाली थी। उसमें क्या करते हैं हम, वो क्या करते हैं हाथ से मटके को शेप देते हैं, वैसे ही बोलते हैं विजन से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के आइडेंटिटी को शेप मिलता है। इससे हमें समझ में आता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में क्या करना चाहता है। ऐसा ये समझ में आ रही बात है क्या बोल रहा हूँ, तो मुझे बताइए जल्दी से। तो बोलते हैं स्ट्रैटेजिक विजन पॉइंट्स आउट एट द डिप अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मोल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिटी एंड चार्टिंग अ स्ट्रैटेजिक पाथ टू बी फॉलोड। तो डायरेक्शन आइडेंटिटी पाथ, याद रखें डायरेक्शन आइडेंटिटी पाथ, राइट। आगे इसमें हेनरी फोर्ड का, अच्छा आगे देखें, अ क्लियरली आर्टिकुलेटेड, आर्टिकुलेटेड मतलब क्लियरली बताना। अगर तुमने एक बहुत ही अच्छी तरीके से विजन स्टेटमेंट बनाया होगा, अ क्लियरली आर्टिकुलेटेड स्ट्रैटेजिक विजन कम्युनिकेट्स द मैनेजमेंट्स एस्पिरेशन टू स्टेक होल्डर्स। मैनेजमेंट कंपनी को क्या बनाना चाहता है वो कैसे समझेगा किसी को, उस कंपनी का विजन स्टेटमेंट पढ़ के, ऐसा बोल रहे हैं। एंड इट हेल्प्स टू स्टीयर द एनर्जीज ऑफ द कंपनी पर्सनल इन अ कॉमन डायरेक्शन। तो सारे कंपनी के जो पर्सनल जो एम्प्लॉयज हैं वो फिर एक कॉमन डायरेक्शन में काम करते हैं जब विजन एकदम क्लियर होता है सबके माइंड में, जब विजन एकदम क्लियरली बताया गया हो उनको। ऐसा इस पे बेटा एमसीक्यू बन सकता है, ये एमसीक्यू वाली लाइन है कि अ क्लियरली आर्टिकुलेटेड डैश, इस पे एमसीक्यू आ सकता है, समझे। फिर इसने इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया उसने, हेनरी फोर्ड्स विजन ऑफ अ कार इन एवरी गराज। इनका विजन था फोर्ड का कि हर एक गराज में कार होनी चाहिए, कार इन एवरी गराज हैड द पावर बिकॉज इट कैप्चर्ड इमेजिनेशन ऑफ अदर्स। आप सोचो कितना ज़बरदस्त विजन है। बोलते हैं हेनरी फोर्ड जिसने फोर्ड कंपनी चालू की, वो क्या चाहता था, हमने कंपनी इसलिए चालू की है क्योंकि क्या बताइए, हम चाहते हैं कि हमारी कार हर एक व्यक्ति के गराज में हो, ऐसा मतलब हर एक व्यक्ति एक कार वाला हो। जैसे टाटा ने बेटा टाटा नैनो जब चालू किया था, उनका विजन तब ये था कि क्या बताइए, गरीब से गरीब व्यक्ति या मिडिल क्लास व्यक्ति जो है वो भी कार, गरीब से गरीब तो नहीं बोलेंगे पर मिडिल क्लास व्यक्ति जो है वो भी एक कार अफोर्ड कर सके, राइट। तो बोलते हैं वैसे हेनरी फोर्ड का विजन क्या था यहाँ पे, अ कार इन एवरी गैराज हैड द पावर बिकॉज इट कैन कैप्चर्ड इमेजिनेशन ऑफ अदर्स, इट हेल्प्ड इन इंटरनल एफर्ट्स। बोलते हैं कि इस विजन की वजह से सब लोग कंपनी में भी और ज़्यादा एफर्ट से काम करते थे। इट हेल्प्ड इन इंटरनल एफर्ट्स टू मोबिलाइज फोर्ड मोटर कंपनीज रिसोर्सेज एंड सर्व्ड एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर गॉजिंग द मेरिट्स ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक एक्शन। बेटा ये इंग्लिश लिखने का तरीका है कि द विजन सर्व्ड एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर गॉजिंग मतलब मेजरिंग। बोलते हैं कि हम जब भी फिर बिजनेस में कोई भी कदम लेते हैं ना, तो हम ये चेक करते हैं कि क्या ये कदम हमारे विजन को पूरा करने में हेल्प करेगा कि नहीं। ऐसा बोलते हैं इट सर्व्स, द विजन सर्व्स एज अ रेफरेंस पॉइंट, कि हम बिजनेस में जब कोई भी काम करेंगे तो हम देखेंगे कि ये काम करने से क्या विजन पूरा हो रहा है तो करो वरना मत करो। ऐसा कुछ काम का था क्या बेटा, ये नहीं, बस रीड करना है। तो काम की बात कितनी है इसमें, इतनी ही है। आपको फिर इसमें यहाँ पे और विजन स्टेटमेंट दिए, जैसे HDFC बैंक का क्या है विजन, टू बी अ वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक, हम वर्ल्ड क्लास बनना चाहते हैं, इसका विजन है। LIC का क्या है, अ ट्रांस नेशनली कम्पिटिटिव फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट ऑफ सिग्निफिकेंस टू सोसाइटीज एंड प्राइड ऑफ इंडिया, तो हम प्राइड ऑफ इंडिया बनना चाहते हैं। एप्पल, वी बिलीव दैट वी आर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ टू मेक ग्रेट प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट चेंजिंग एंड दैट्स नॉट चेंजिंग। मतलब बोलते हैं हमने हमारी कंपनी चालू ही क्यों की है, जबरदस्त प्रोडक्ट बनाने के लिए, और ये चीज़ कभी चेंज नहीं होंगी, हम जबरदस्त प्रोडक्ट जिंदगी भर बनाते ही रहेंगे, ये इनका विजन है। और इसके लिए काम कर ही रहे, आपको पता ही है, जबरदस्त प्रोडक्ट्स बनाते रहते हैं, बस थोड़े महंगे होते हैं और कुछ नहीं। तो इसमें भी कोई सवाल नहीं आएगा आपको, ऐसा मुझे नहीं लगता कि बताओ ये किसका विजन है, ऐसा सवाल नहीं आता है, ठीक है। वो बचपन की बातें थी BCK की, अब नहीं आता इसमें, ठीक है। तो इसको बस अगेन रीड करना है एंड आगे ये आता है बेटा सवाल, दिस इज इंपॉर्टेंट।
बोलते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विजन, विजन बेटा याद रखें, मेमोरी ट्रिक लिख दे, सीड। क्या है? सीड। एसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विजन क्या है? इसका मेमोरी ट्रिक क्या है? सीड, याद रखें। बोलते हैं कि विजन बनाने के लिए क्या सबसे एसेंशियल, क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें मद्देनजर रखनी चाहिए। बोलते हैं विजन स्टेटमेंट जो है ना, बोलते हैं इट इज़ एन एंटरप्रेन्योरल चैलेंज इन डेवलपिंग अ स्ट्रेटजी। बोलते हैं कि अपने कंपनी का विजन सेट करना ये अपने आप में ही एक चैलेंज होता है, राइट? ये अपने आप ही क्या बताइए, एक चैलेंज होता है, ये आसान काम नहीं है विजन बनाना। बोलते हैं विजन जब भी बनाओगे ना तो क्रिएटिवली सोचना, ऐसा ढोकले के जैसा नहीं है। जब भी तुम विजन बनाओगे ना, कंपनी का विजन क्रिएट करोगे तो बहुत क्रिएटिवली सोचना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे विजन स्टेटमेंट के हिसाब से क्या होगा, तुम्हारे कंपनी में लोग काम करने वाले हैं। तो विजन जब बनाते हो तो थिंक क्रिएटिवली, पहला पॉइंट, थिंक क्रिएटिवली, क्योंकि इसके हिसाब से ही आपकी कंपनी फ्यूचर के लिए रेडी होगी। तो व्हाट इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विजन, या स्ट्रेटेजिक विजन बनाते वक्त हमें किन पॉइंट्स को मद्देनजर रखना होता है? पहला, हमें क्रिएटिवली सोचना चाहिए विजन बनाते वक्त। दूसरा पॉइंट, बोलते हैं विजन बनाना ये अपने आप में ही एक एक्सरसाइज है इन इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब कि बेटा जो भी इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर होगा वो अपने कंपनी का विजन बनाएगा ही बनाएगा, और इसमें ये एक अपने आप में एक एक्सरसाइज है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि आपको विजन बनाने में पूरी मेहनत करनी है, पूरा सोचना है इसके बारे में। तो क्रिएटिवली सोचो एंड इसको इंपॉर्टेंस दो, इसलिए बोल रहा है इट इज अ एक्सरसाइज इन इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब इसको इंपॉर्टेंस देना जरूरी है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कंपनी विजन बनाएगी वो एक इंटेलिजेंट स्टेप ले रही है, मतलब वो एक अच्छा काम कर रही है। क्योंकि देखो विजन बनाना ये लॉ में नहीं लिखा, क्या कंपनीज एक्ट में लिखा है क्या कि तुमको MOA में, मऊआ औवा में तुमको विजन बताना है कंपनी का? नहीं, कोई एक्ट में नहीं लिखा है चीज की विजन बनाना ही पड़ता, पर बनाना चाहिए। इट इज एन एक्सरसाइज इन इट सेल्फ, मतलब कि इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, तुमको सोचना पड़ेगा इसके लिए ऐसा। तो क्रिएटिवली सोचो, इट इज एन एक्सरसाइज इन इट सेल्फ एंड अ वेल आर्टिकुलेटेड, फिर से वही आ रहा है, वेल आर्टिकुलेटेड क्या होता है मतलब? कम ऑन, आर्टिकुलेटेड का मतलब क्या होता है? प्लीज बताइए, आर्टिकुलेटेड का मतलब क्या है जल्दी? हाँ चलिए, क्या है? क्लियरली बताना, वेल डिफाइंड, क्लियरली डिफाइंड, ठीक है ना? प्लीज ध्यान दीजिए, वेल आर्टिकुलेटेड मतलब क्लियरली। तो अगर तुमने बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया तुम्हारे विजन को, अ वेल आर्टिकुलेटेड विजन क्रिएट्स एंथुजियाज्म। बोलते हैं विजन स्टेटमेंट पढ़ के ही जोश आ जाना चाहिए तुम्हारे कंपनी के एम्प्लॉयज में। ऐसा विजन स्टेटमेंट बनाओ कि पढ़ के ही मजा आ जाए, समझे क्या? अ वेल आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटेजिक विजन क्रिएट्स एंथुजियाज्म अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि यस हम इस चीज को, हम ये बनाना चाहते हैं कंपनी को, हम इस चीज के लिए काम कर रहे हैं ऐसा। एंड फाइनली द बेस्ट वर्डेड विजन स्टेटमेंट क्लियरली इल्यूमिनेट्स द डायरेक्शन इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड। बोलते हैं अगर तुमने एक अच्छा विजन स्टेटमेंट बनाया है ना, तो ये बताता है कि किस डायरेक्शन में हमें हमारे कंपनी को लेके जाना है। इट क्लियरली इल्यूमिनेट्स मतलब रोशनी डालता है, विजन स्टेटमेंट रोशनी डालता है उस रास्ते पे जिस रास्ते को कंपनी को हमें लेके जाना है। अरे 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 भाई साहब, इट क्लियरली इल्यूमिनेट्स द डायरेक्शन इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड। कम ऑन, मुझे बताइए, यस प्लीज मुझे बताइए, अभी यहाँ पे मैं कुछ बोल रहा हूँ आपको, मुझे बताओ जल्दी से एसेंशियल्स, मुझे बताइए बेटा जल्दी से एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन बताइए क्या है, बताओ। सीड, ये सवाल आता है, हाँ CEED है ना, CEED।
बोलते हैं थिंक क्रिएटिवली। विजन बनाते वक्त थिंक क्रिएटिवली। बोलते हैं विजन बनाना ही अपने आप में एक एक्सरसाइज है, तो उसको इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। देन विजन स्टेटमेंट ऐसा बनाओ कि लोगों में क्या हो, तुम्हारे कंपनी के लोगों में एंथुजियाज्म आ जाए। एंड विजन स्टेटमेंट क्या करता है, अगर तुमने बहुत ही अच्छा विजन स्टेटमेंट बनाया होगा तो इट क्लियरली इल्यूमिनेट्स द डायरेक्शन जिसमें हमें इस कंपनी को लेके जाना है। इट इल्यूमिनेट्स द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमें कंपनी को लेके जाना है। क्या डन है बात, याद रहेगा मुझे बताइए, कमॉन। आसान लग रहा है, मैं यही बोल रहा हूँ बेटा, ऐसे ही आसान कर देंगे अपन सब, तुम टेंशन मत लो। ऐसे ही चलते रहेंगे और अपन कंपेलर भी करेंगे ना, आपको अलग मजा आएगा, फिर और मजा आएगा आपको। ठीक है ना, जब कंपाइल करेंगे तो और मजा आएगा फिर। चलिए बढ़े आगे, पक्का मैं आगे बढ़ सकता हूँ। चलिए एक बार ना आप कंपाइलर में तब तक क्या करेंगे, आप बेटा कंपाइलर में एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार ये सवाल बेटा आप रीड करके रखेंगे कि विजन और मिशन में डिफरेंस क्या है। तो चलो मैं 2-3 मिनट का आपको समय दे रहा हूँ, एक बार इसको बस आप रीड करें कि विजन और मिशन में फ़र्क क्या है, ठीक है। चलिए, ये सवाल आया था आरटीपी में 2 बार, एमटीपी में 2 बार, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए एक बार रीड करें जल्दी से, कमॉन, मैं समय दे रहा हूँ आपको।
क्या डन है बात, मुझे बताइए, यस और नो मुझे बताओ, कम ऑन। डन है, सिंपल सी बात है, बताओ। देखो बोलते हैं मिशन क्या बताता है, अ मिशन स्टेटमेंट टेल्स यू द फंडामेंटल पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द प्रेजेंट, कि हम अभी क्या कर रहे हैं, हम अभी क्या करना चाहते हैं। इट डिफाइंस द कस्टमर एंड द क्रिटिकल प्रोसेस, हम अभी किस प्रकार के कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं ये बताएगा। लेकिन है ना, इट इन्फॉर्म्स यू ऑफ द डिजायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, जो हम अभी चाहते हैं। लेकिन विजन क्या बताएगा, विजन ये बताएगा व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बी, विजन बताएगा कि व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बी, हम क्या बनना चाहते हैं। ये फ्यूचर पे कॉन्सेंट्रेट करता है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, जिसके बारे में सोच के हम और मेहनत से काम करते हैं, ऐसा कि ये करना है पूरा ऐसा, राइट। तो विजन डिस्क्राइब्स द फ्यूचर फ्यूचर आइडेंटिटी, वेल मिशन क्या बताए, मिशन सर्व्स एज एन ऑनगोइंग एंड टाइम इंडिपेंडेंट गाइड, मतलब कि मिशन एक ऑनगोइंग चीज़ है, विजन बताता है फ्यूचर में क्या करना है। मिशन ऑनगोइंग है मतलब अभी के बारे में बता रहा है ऐसा। विजन स्टेटमेंट क्या बताता है, इट कैन गैल्वनाइज द पीपल टू अचीव डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। मुझे बताओ गैल्वनाइज का मतलब क्या है, कमन जल्दी करें गूगल, मुझे बताएंगे गैल्वनाइज, जल्दी फास्ट। तो एक बच्चे ने लिखा है सर, गैल्वनाइज एक प्रोसेस होता है जो मेटल पर जिंक का लेयर लगाते हैं ताकि उस पर रस्ट ना लगे। अच्छा अच्छा, और बोलते हैं विजन स्टेटमेंट जो है ना एंथुजियाज्म लेके आएगा, मोटिवेट करेगा लोगों को टू अचीव द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, ऐसा समझो आप। यहाँ पे गैल्वनाइज का ऐसा सोचना है, ये एक्साइट करेगा लोगों को कि हमें विजन को पूरा करना है सर। इवन इफ दे आर स्ट्रेच ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइडेड, तो इवन इफ दे आर स्ट्रेच ऑब्जेक्टिव्स मतलब भले ही कोई ऑब्जेक्टिव डिफिकल्ट क्यों ना हो पूरा करने के लिए, पर विजन अगर क्लियरली डिफाइंड होगा तो हम फिर पूरी मेहनत करेंगे उसको पूरा करने के लिए, ऐसा बोल रहे हैं। समझ मारी बात है। जैसे हमें सीए बनना है, सीए बनना हमारा फिलहाल विजन है, तो भले ही कोई भी सब्जेक्ट कितना डिफिकल्ट क्यों ना हो, भले ही हमें कितने घंटे पढ़ाई क्यों ना करनी पड़े, पर हम क्या करेंगे, हम पूरी जी जान लगा देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। कि जब विजन क्लियर होता है तो क्या होता है, वो मोटिवेट करता है हमको अब पता है सी बनना है, ये हमको मोटिवेट करेगा, हमको डेली बेसिस मोटिवेट करता है, ये हमें डेली बेसिस पे मोटिवेट करता है क्या, और पढ़ाई करने के लिए। अरे यार तुम समझते कि नहीं, हेलो बताओ ना, बोलो ना जल्दी। बोलते प्रोवाइडेड द विजन इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। इसको बोलते हैं बेटा स्मार्ट। क्या बोलते हैं कि विजन कैसा होना चाहिए, विजन स्मार्ट होना चाहिए। बोले ऐसा विजन बनाओ जो स्मार्ट हो, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। वैसे एक्चुअल में विजन नहीं होता बेटा, ऑब्जेक्टिव होता है स्मार्ट। अब यहाँ पे उन्होंने विजन में घुसा दिया, ऐसा इंस्टीट्यूट करता है कभी कभी कि कुछ चीज़ों कहीं पे घुसा दिया। एक्चुअल में स्मार्ट होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स, हम देखेंगे बाद में कि ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड, कि कितने टाइम में कितना अचीव करना है। बेटा विजन कभी भी टाइम बाउंड थोड़ी हो सकता है, ये कोई टाइम बाउंड चीज़ नहीं होती। जैसे फ्लिपकार्ट ये नहीं बोलता कि मुझे अमेजॉन बनना है इंडिया का 2 महीने में, 2 साल में। विजन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम एक टाइम पे आके ख़त्म हो जाएगा, ये ऐसा है जो हम करते जाएंगे, इसके तरफ बढ़ते जाएंगे, ऐसा समझो। तो फ्रैंकली देखा जाए तो सीए बनना आपका विजन नहीं होना चाहिए, आपका विजन होगा टू बिकम अ नॉलेजेबल सीए। और नॉलेजेबल सीए कब बनोगे, बोले इसके लिए तो कंटिन्यूअस बेसिस पे तुम्हें पढ़ाई करती रहनी पड़ेगी, नई नई चीज़ों के बारे में पता करना पड़ेगा। तो सीए बनना कैन नॉट बी ए विजन, नॉलेजेबल सीए बनना दिस कैन बी ए विजन। आपको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एक्चुअल में यहाँ पे टेक्निकली गलत लिखा इंस्टीट्यूट ने, विजन कभी भी टाइम बाउंड नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ही नहीं ये सब चीज़ें, फालतू बातें लिखेंगे तो अपन थोड़ी लिखेंगे ऐसा। तो याद तो लिखेंगे प्रोवाइडेड विजन इज क्लियरली डिफाइंड, बस ऐसा लिख दो, प्रोवाइडेड विजन इज क्लियरली डिफाइंड। मतलब कि अगर विजन क्लियरली डिफाइंड होगा तो चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो कोई ऑब्जेक्टिव, हम मोटिवेटेड रहेंगे उसको पूरा करने के लिए, ऐसा बोलना चाहिए। तो प्रोवाइडेड विजन इज क्लियरली डिफाइंड ऐसा लिख दो। अरे बोलो आगे बढ़े, नेक्स्ट अगली बात है, मिशन स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ पाथ टू रियलाइज द विजन इन लाइन विद इट्स वैल्यूज।
तो मिशन क्या बोलता है कि हम हमारे विजन को कैसा पूरा करें, उसमें मिशन हमें हेल्प करेगा। दिस स्टेटमेंट्स हैव अ डायरेक्ट बेरिंग ऑन द बॉटम लाइन एंड सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बोलते हैं विजन एंड मिशन का असर पड़ता है किस पे, बॉटम लाइन पे। बॉटम लाइन का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट। बॉटम लाइन ओवर ईयर मीन्स प्रॉफिट। हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा पाएगा, कितना नहीं, हमने क्या विजन मिशन सेट किया उस पर डिपेंड करेगा, ऐसा बोल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं विजन स्टेटमेंट डिफाइंस द पर्पस और ब्रॉडर गोल ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट कैन रिमेन द सेम फॉर डेकेड्स। देखा मैंने बोला ना, अगर तुमने बहुत अच्छे से विजन को सेट किया हो तो आपका विजन स्टेटमेंट को बदलने की जरूरत ही नहीं है। जैसे नॉलेजेबल सीए बनना है, तुम सीए तो बन जाओगे पर नॉलेजेबल कब बनोगे, जब तुम कंटिन्यूअस बेसिस पे क्या अपने आप को अपग्रेड करते रहोगे। तो नॉलेजेबल सीए बनना, दिस इज अ कंटिन्यूअस परसूट। आप समझो बात को मैं क्या बोल, जैसे एप्पल का विजन हमने देखा, आप समझो मैं क्या फील करवाना चाहता हूं आपको। विजन स्टेटमेंट तब देखो वैसे तो कोई भी कंपनी कुछ भी विजन बना सकता है, हम बात कर रहे हैं अच्छा विजन स्टेटमेंट, बुरा विजन स्टेटमेंट, मैं इसकी बात कर रहा हूं। आप इस पॉइंट को समझो, हमको ऐसा नहीं सोचना है जैसे मैं मिशन में बोलता हूं, सुनो ध्यान से, जैसे मैं मिशन स्टेटमेंट के लिए बोलता हूं कि मिशन क्या बताता है, हु वी आर एंड व्हाट वी डू। तो क्या सारे कंपनी के मिशन स्टेटमेंट वही चीज बताने चाहिए क्या? बोलते भैया देखो, जो अच्छा मिशन स्टेटमेंट होता है ना, उसको ये चीजें बतानी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही मैं बोल रहा हूं कि कोई अगर अच्छा विजन स्टेटमेंट होगा ना, तो वो ऐसा होना चाहिए कि जिसको तुमको चेंज करना ही ना पड़े। विजन स्टेटमेंट एक ऐसी चीज है जिसको प्राप्त करने के लिए हम कंटिन्यूअस बेसिस में मेहनत करते रहेंगे। जैसे HDFC ने बोला कि हम वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक बनना चाहते हैं। अब वर्ल्ड क्लास बनना है, ये तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता ना ये चीज। आप कब बोलोगे कि हम वर्ल्ड क्लास बन चुके हैं, ये क्या बात होती है? तो हमको कंटिन्यूअस बेसिस पे हमारी हरकतें बेटर करती रहनी पड़ेगी कि हम और बेटर हो, हम वर्ल्ड क्लास बनते रहे। ऐसा आपको पॉइंट समझा मैं क्या बोल रहा हूं? बोलते हैं एप्पल का विजन क्या है, टू मेक ग्रेट प्रोडक्ट्स। क्या ये कभी खत्म हो सकता है क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बस 2 साल में खत्म, अब ग्रेट प्रोडक्ट बनाने की? ऐसा होता है कि नहीं भैया, ग्रेट प्रोडक्ट्स बनाना ये तो क्या है, ये कंटिन्यूअस परसूट है, कंटिन्यूअस बेसिस पे करते रहना है। बोलते हैं अच्छा विजन स्टेटमेंट बनाओगे ना तो ऐसा होना चाहिए कि विच रिमेन्स द सेम फॉर डेकेड्स, बदलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा विजन स्टेटमेंट बनाओ। बोलते हैं लेकिन मिशन क्या होता है, इट इज मोर स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ बोथ इन फ्यूचर एंड टाइम फ्रेम। मिशन डिस्क्राइब्स व्हाट विल बी अचीव्ड इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज सक्सेसफुल। तो हम अभी क्या करना चाहते हैं, अभी क्या कर रहे हैं, वो मिशन बताता है ऐसा, राइट? तो ये याद रखें मैं क्या बोल रहा हूं, इस पे सवाल आ सकता है, विजन मिशन, ठीक है ना? आगे डन है। देखो एक बार ये रीड करो तो थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 21 रीड करें, फटाफट रीड करें, मैं 1-2 मिनट का समय दे रहा हूँ, पट से अभी मैं तुरंत अभी सामने बैठा, तुरंत रीड करो इसको। क्या कोई बहुत बड़ी बात है? मुझे बताओ क्या कर सकते हो आप? हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ, नॉलेजेबल सीए बनना भी क्या है, इसके लिए कंटिन्यूअसली खुद को अपडेट करते रहना पड़ेगा। मैं वही बोल रहा हूँ, एक अच्छा विजन स्टेटमेंट वही होता है जिसको चेंज ही ना करना पड़े हमें। समझो तुमने बोला कि सीए बनना मेरा विजन है, तुम 3 साल में सीए तो बनने ही वाले हो, पर नॉलेजेबल सीए बनना है मुझे, तो दिस इज अ कंटिन्यूअस परसूट। तो अगर तुम ऐसा विजन सेट करते हो जिसको प्राप्त करने के लिए कंटिन्यूअस तुमको मेहनत करती रहनी पड़े, इसको ही अच्छा विजन बोलते हैं। आपको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? आप पॉइंट समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे मुझे एक बात बताइए, जैसे हमारा फॉर एग्जाम्पल कोई बोलेगा मुझे 6 पैक एब्स बनाने हैं, ये विजन नहीं हो सकता। क्यों? बोलते हैं 6 पैक एब्स तुम मेहनत करोगे तो बन ही जाएंगे, लेकिन तुमने अगर ऐसा बोला कि मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ, अब ये हेल्दी रहने के लिए जिंदगी भर तुमको मेहनत करती रहनी पड़ेगी, दिस इज अ गुड विजन। तो हमें 6 पैक एब्स बनाना है, ये विजन नहीं है, हमें हेल्दी रहना है, ये हमारा विजन हो सकता है कि वी ऑलवेज वांट टू बिकम हेल्दी। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो मैं वही बोल रहा हूँ कि टाइम बाउंड नहीं होता है विजन, वहां पे गलत लिखा है। आपको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ आपको पॉइंट समझ में आ रही बात है मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलते हैं सर अब अगर कोई मुझे पूछेगा ना कि विजन क्या है, तो बोलूंगा नॉलेजेबल सीए बनना, और मिशन क्या है, सीए इंटर क्लियर करना। फिर से आपका मिशन सीए इंटर क्लियर करना नहीं है, आपका मिशन है कि अभी जो आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। दिस शुड बी योर मिशन कि वी आर ओबीडियंट,
हमारे टीचर्स जो हमको बताते हैं, हमारे पेरेंट्स जो हमको बताते हैं, वो हम मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो वी आर एन ओबीडियंट स्टूडेंट एंड क्या बताइए, एंड हम जो चीज़ें पढ़ते हैं उसके इन डेप्थ जाके उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका मिशन है। विजन क्या है कि हम नॉलेजेबल सी बनना चाहते हैं। आपको फील आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना? ऐसा है। चलो आइए, चलो आएंगे वापस। तो ये विजन के लिए आप लिख सकते हैं क्या अभी? ये मुझे बताओ तो, कुछ बहुत भारी चीज़ है क्या ये? क्या बहुत भारी चीज़ है क्या? बहुत चिल्टू बात है, आगे बढ़े। अरे अरे ये क्या सवाल है, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। ओ हो, अरे ये क्या बात है, ये तो मुझे याद ही नहीं आ रहा। ओ हो, ओ हो, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। इसका क्या ट्रिक क्या है ना? इसका क्या ट्रिक क्या है? ओ हो, हाँ इसका ट्रिक है बेटा सीड। एसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विजन क्या है बताओ? सीड कि क्या बताइए कि वी शुड थिंक क्रिएटिवली विजन बनाते वक्त। इट इज़ एन एक्सरसाइज इन इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। इट शुड क्रिएट एंथुजियाज्म अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इल्यूमिनेट्स द डायरेक्शन इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड। याद आ रहा है क्या? क्या आपको याद आ रहा है? मुझे बताइए, हैं पक्का? या लाइक ठोक देंगे वीडियो को अगर यहाँ तक मज़ा आया है तो, ठीक है ना? ओके, मुझे बताओ। देखो ये सवाल क्या बोलता है, बोलते हैं एक छोटे एंटरप्रेन्योर के लिए विजन मिशन इररिलेवेंट है, काम का नहीं है। बताओ बेटा, देखो हम खतरनाक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे ऐसे बीच बीच में। मुझे बताओ स्मॉल एंटरप्रेन्योर के लिए विजन मिशन तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना? वो तो बड़े कंपनी के लिए होता है, सबके लिए थोड़ी ना है, छोटे के लिए थोड़ी ना है भैया, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा थोड़ी ना तुम्हारा छोटा ऑर्गेनाइजेशन तो विजन मिशन की जरूरत नहीं है, समझे क्या? तो इट इज़ इनकरेक्ट। बोलते हैं एंटरप्रेन्योर चाहे छोटा हो बड़ा हो, है ना, हैज़ टू फंक्शन विद इन सेवरल इन्फ्लुएंसेस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल एनवायरमेंट तो सबको इफेक्ट करेगा। कॉम्पिटिशन इन डिफरेंट फॉर्म एंड डिफरेंट डिग्री इज प्रेजेंट इन ऑल काइंड ऑफ बिजनेस। हर प्रकार के बिजनेस को, जैसे रिलायंस को कंपटीशन ज़्यादा झेलना पड़ता है एज कम्पेयर टू अल्टीमेट सी है, क्योंकि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो मल्टीपल चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो बोलते हैं कंपटीशन तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग तरीके से झेलना पड़ता ही है। एंड इवन एंटरप्रेन्योर विद स्मॉल बिजनेस कैन हैव कॉम्प्लिकेटेड एनवायरमेंट। सो टू ग्रो एंड प्रॉस्पर, अगर ग्रो करना है, सक्सेसफुल बनना है, प्रॉस्पर होना मतलब सक्सेसफुल बनना है, तो तुम्हारा क्लियर विजन मिशन होना ही चाहिए। आपको समझा? पक्का? हेडेड का होता है मतलब उसके तरफ बढ़ना है, ऐसा ठीक है। एक बच्चे का कुछ डाउट था यहाँ पे। ये टाइम इंडिपेंडेंट गाइड क्या है? बोलते हैं मिशन सर्व्स एज एन ऑन गोइंग एंड टाइम इंडिपेंडेंट गाइड। टाइम इंडिपेंडेंट मतलब समय से कोई लेना देना नहीं। आपका मिशन स्टेटमेंट जो है ना, आपको गाइड हमेशा करेगा कि बिजनेस में हमें अभी क्या करना है, ऐसा ये बोल रहा है वो। टाइम इंडिपेंडेंट मतलब समय पे निर्भर नहीं है वो, ऐसा बोल रहा है वो। विजन स्टेटमेंट को बढ़ के आपको हमेशा ये समझ में आएगा कि हम अभी क्या कर रहे हैं, ऐसा हम क्या करना चाह रहे हैं, ऐसा ठीक है। बस नेक्स्ट, ये डन है बात? ओके चलो, अब आपका ना बेटा ये होमवर्क है, ठीक है ना? अब आपका ये होमवर्क है। देखो आपको ना एक कंपनी के बारे में बताएंगे और बोलेंगे इसका विजन मिशन बना के बताओ। अब ये जो चीज़ है ना बेटा, एकदम से समझ में नहीं आती, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से समझ में आएगी। तो आप अभी ये होमवर्क में ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 होमवर्क में ट्राई करेंगे, ठीक है ना? ओके, तो क्वेश्चन 26, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30, एक जगह पे लिख लो बेटा। 26, 29, 30। 26, 29, 30, फिर 11 मैं लिख लिख देता हूँ एक जगह पे। फिर
फिर 1278, 1278, ठीक है। तो ये जो हमारे सवाल हैं ये आपको आज घर पे जाकर रीड करना है। ये डन है बात, बहुत ही सिंपल है। ये जो हमारे सवाल है ना ये आपको आज घर पर जाकर रीड करना है, ठीक है। कंपाइलर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। बहुत ही मज़ा आएगा आपको, राइट। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट बात। बस अपन 5-10 मिनट में एंड कर रहे हैं बस सेशन को। इधर आइए, ओके। तो हम थे यहाँ पे, क्या ये हमारा डन है बात। आगे बढ़े, नेक्स्ट। अगली बात आती है बेटा, अगली बात आती है मिशन। चलिए, मिशन स्टेटमेंट क्या, अपन ना बस ये करके इतना करके एंड कर देंगे, ठीक है। इतना करके एंड कर देंगे, प्लीज़ ध्यान दीजिए। बोलते हैं बेटा मिशन इज एन आंसर टू द बेसिक क्वेश्चन। क्या बोला है, बोलते हैं बेटा मिशन आंसर्स द बेसिक क्वेश्चन व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू। हम किस बिजनेस में हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा मिशन स्टेटमेंट हमें ये चीज़ बताना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर कोई मैंने कंपनी का मिशन पढ़ा उसमें तो सर ये नहीं बताया। समझाने में क्या बोल रहा हूँ, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर बेटा प्लीज़ ध्यान दीजिए ना, बोलते हैं अगर जो है, सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। बोलते हैं अगर आपने किसी कंपनी का मिशन पढ़ा और उसमें ये चीज़ें नहीं दिख रही तो आप बोलेंगे सर ये तो फिर मिशन में तो होता नहीं सर, ऐसा नहीं है। बोलते हैं मिशन में ऐसा होना चाहिए। अब किसी कंपनी के मिशन में तुमको ये नहीं समझ में आ रहा तो उसमें हमारी गलती नहीं है। मिशन के कॉन्सेप्ट का मतलब ही ये होता है, बस बात ये समझे ना। तो आगे बोलते हैं मिशन स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, कस्टमर फोकस एक्टिविटीज एंड बिजनेस मेकअप, है ना। तो क्या बताइए, बोलते हैं मिशन स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ABC, क्या बताइए, मिशन स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ABC के बारे में बताता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने ये हमारे हैंड रिटन नोट्स में दिया हुआ है। मिशन स्टेटमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ABC के बारे में बताता है, ठीक है ना। हाँ ये तो मिशन स्टेटमेंट बताएगा व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू, और ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ABC के बारे में बताएगा। प्रेजेंट एक्टिविटीज़, प्रेजेंट बिजनेस मेकअप कि हमारा प्रेजेंट बिजनेस है कैसा है, हम प्रेजेंट कैसे एक्टिविटीज़ करते हैं, एंड हमारी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज़ एंड कस्टमर फोकस, हम किस प्रकार के कस्टमर्स पे फोकस कर रहे हैं। क्या हम रिच कस्टमर्स पे फोकस करते हैं या पुअर पे या मिडिल क्लास पे, क्या मेन पे या विमेन पे। एक कंपनी है बेटा बियर्डो कंपनी के सब वो ये आते क्रीम वगैरह शैम्पू वैम्पू सब आते किसके लिए, बियर्ड के लिए। अब वो क्या मुझे बताइए किस पे फोकस कर रहे हैं, वो अडल्ट मेन पे फोकस कर रहे हैं, है ना, वो वुमेन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो मिशन स्टेटमेंट हमें बताता है क्या, अबाउट दी कंपनीज प्रेजेंट एक्टिविटीज, B से बिजनेस मेकअप, C से आपका कैपेबिलिटीज, आपकी एबिलिटीज क्या है, एंड कस्टमर फोकस। याद रहेगा मुझे बताइए, ठीक है ना। मैंने आपको बोला ना, मैंने बीच बीच में बहुत सी चीज़ों को ऐसा इस तरह से प्रेजेंट किया कि आपको याद हो जाएगा वो। अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं जब भी कुछ रीड करवाता हूँ इसका ये मतलब नहीं कि आज के आज ही इसको आज के आज ही रट जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। समझ जाओ, अभी कॉन्सेप्ट समझ लो। इसको याद कब होगा, जब इसको बार बार रीड करेंगे। ये हमें सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, डन है बात। अगली बात जो लास्ट हमें करना है बेटा वो है ये आज के दिन का आखिरी सवाल। मुझे बताइए, कम ऑन, आज के दिन का लास्ट सवाल जल्दी मुझे बताएंगे। बोलते हैं व्हाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन। हमारे कंपनी का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मिशन स्टेटमेंट क्यों होना चाहिए, बस। बोलते हैं इसका क्या ट्रिक है, इसका ट्रिक है बेटा पुट BMW इन फोकस। बोलते हैं मिशन की क्या जरूरत है, टू पुट BMW इन फोकस, ये इसका ट्रिक है, याद रखें। चलिए देखेंगे। बोलते हैं कि हमें हमारे कंपनी में, प्लीज ध्यान दीजिए, हमें हमारे कंपनी में मिशन स्टेटमेंट क्यों होना चाहिए। बोलते हैं पहला, बोलते हैं मिशन स्टेटमेंट होगा ना तो इससे हमें समझ में आता है ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के बारे में। सर पर्पस तो इंटेंट भी बताता है, हाँ बेटा इंटेंट का ही तो पार्ट है मिशन, तो ये भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के बारे में बताएगा। एंड ट्रांसलेशन ऑफ दीज पर्पसेस इनटू गोल्स, कि हमारा जो पर्पस है उसको गोल्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा, कि हम जो पर्पस पूरा करना चाहते हैं अब उसको पूरा करने के लिए गोल्स बनाने पड़ेंगे, ऐसा। तो इट ट्रांसलेट्स दीज पर्पसेस इनटू गोल्स इन सच अ वे दैट कॉस्ट टाइम परफॉर्मेंस पैरामीटर्स कैन बी असेस्ड एंड कंट्रोल्ड।
बोलते हैं हम इस प्रकार से हमारे पर्पस को गोल में ट्रांसफर करेंगे जिससे हम मेजर कर पाएंगे कि हमने गोल्स जो है, मतलब हम क्या कॉस्ट में हमारे गोल्स को पूरा कर पा रहे हैं, क्या कम से कम टाइम में कर पाएंगे कि नहीं, हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ये सब चीज़ों को हम मेजर कर सके। इस प्रकार से पर्पसेस को गोल में कन्वर्ट करने में, ट्रांसलेट करने में मिशन हेल्प करता है। आगे नेक्स्ट बोलते हैं टू एंश्योर डैश ऑफ द पर्पस। मुझे बताइए, टू एंश्योर यूनैनिमिटी ऑफ द पर्पस। बोलते हैं अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और ही काम कर रहे हैं, बिजनेस लेवल मैनेजर कुछ और ही कर रहे हैं, और फंक्शन वाले कुछ और ही कर रहे हैं, कोई सब लोग अब भलते डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो चलेगा क्या? नहीं। बोलते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस होना जरूरी है। सब लोगों को पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली अभी हमें क्या करना है, तो मिशन स्टेटमेंट वो बताता है। तो बोलते हैं इन ऑर्डर टू हैव यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मिशन स्टेटमेंट बनाना जरूरी है। बोलते हैं टू एस्टैब्लिश जनरल टोन। टोन मतलब क्या होता है? वाइब। अपन ने क्या वो इंस्टाग्राम पे डालते हैं वाइब चेक, ऐसा में डालते ना इंस्टाग्राम में, क्या बताइए? वाइब चेक, वाइब चेक। बोलते हैं वाइब चेक, तो वैसे बोलते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन का वाइब क्रिएट करता है मिशन। इट्स एस्टैब्लिशेस द जनरल टोन और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, कि हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी क्या करना है, कैसे काम करना है, मिशन स्टेटमेंट बताता है। तो एक वाइब हमारी, क्या बताइए, एक वाइब क्रिएट करने में हेल्प करता है, ऐसा बोल रहे हैं, जनरल टोन या ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट क्रिएट करने में, ऐसा, ठीक है। बोलते हैं टू डेवलप अ बेसिस फॉर एलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेस। हमारे रिसोर्सेस को किस प्रकार से यूज करना है, मिशन के थ्रू समझेगा। टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर मोटिवेटिंग टू यूज दीज रिसोर्सेस। तो लोगों को समझेगा कैसे कि रिसोर्सेस को कैसे यूज करना है, मिशन को पढ़ के समझेगा, उससे मोटिवेट होंगे कि कैसे यूज करना है ऐसा। टू फैसिलिटेट ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। तो पहले हमने पर्पस को गोल्स में ट्रांसलेट किया, फिर हमने गोल्स को क्या किया, किस में कन्वर्ट किया, हमने उसको कन्वर्ट किया वर्क स्ट्रक्चर में, कि अब ये गोल्स को पूरा करने के लिए क्या करना है। तो इट हेल्प्स इन ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स इनटू अ वर्क स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग असाइनमेंट ऑफ टास्क टू रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा। एंड फाइनली टू सर्व एज अ फोकल पॉइंट, कि जब भी कोई कंफ्यूजन हो कि हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, किस डायरेक्शन में लेके जाना है, तो बार बार मिशन स्टेटमेंट में आके देखो। मिशन स्टेटमेंट आपको इस चीज़ की क्लैरिटी देगा कि हमें हमारे कंपनी को हमने किस पर्पस के लिए कंपनी बनाई और किस डायरेक्शन में कंपनी को लेके जाना है। तो इट सर्व्स एज अ फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट मतलब क्या होता है? फोकस, मतलब कि सब लोग का इस पर ध्यान होना चाहिए। जब भी कोई गड़बड़ होती है तो फिर से मिशन स्टेटमेंट पढ़ो, तो आपको समझेगा कि नहीं, मुझे किस तरीके से काम करना है, ऐसा। तो वापस से मुझे बताइए, आसान है, बस पहली बार पढ़ा इससे थोड़ा अजीब लगता है, अब दूसरी बार पढ़ेंगे तो फिर से आसान लगेगा, है ना। ऐसे ही बेटा, यही ज़िंदगी है। मुझे बताओ कि मिशन स्टेटमेंट क्यों ज़रूरी है, मिशन बनाना क्यों ज़रूरी है? टू पुट BMW इन फोकस। टू पुट BMW इन व्हाट? फोकस। बोलते हैं पी से क्या था बताइए? टू स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस, एंड ये पर्पस को गोल्स में ट्रांसलेट करने में हमें हेल्प करता है। क्या बताइए? मिशन स्टेटमेंट। यू से क्या था? टू हैव यूनैनिमिटी, मतलब सबकी सहमति होनी चाहिए, सब लोग एक सेम पर्पस के लिए काम करेंगे, तभी मतलब होगा। तो यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस होना चाहिए, इसके लिए मिशन स्टेटमेंट होना जरूरी है। देन टी से क्या था मुझे बताइए? टू सेट अ जनरल टोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वाइब, याद रहा है? वाइब ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट क्रिएट करने में हेल्प करेगा। देन BMW, बी से क्या था? टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेस, की रिसोर्सेस को एलोकेट कैसे करना है। फिर एम से क्या था? मोटिवेटिंग टू यूज रिसोर्सेस, कि रिसोर्सेस को कैसे यूज करना है। डब्ल्यू से क्या था? टू प्रोवाइड अ वर्क स्ट्रक्चर, याद आ रहा है क्या? डब्ल्यू से था टू प्रोवाइड अ वर्क स्ट्रक्चर, ताकि क्या कर सकते हैं हम, है ना। बोलते हैं या रादर ट्रांसलेशन, एक्चुअली ये क्या था? ट्रांसलेट ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स इनटू व्हाट?
into a work structure, right? And focus क्या था? To serve as a focal point. तो मुझे बताइए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन हमें बनाने की क्या ज़रूरत है? ये ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? ये ज़रूरत है। बोलते हैं टू पुट BMW इन फोकस। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है टू स्पेसिफाई द पर्पस एंड टू ट्रांसलेट इनटू गोल्स। दूसरा है यूनानिमिटी ऑफ पर्पस होना चाहिए, इसलिए जरूरी है मिशन। टी से क्या था? टी से क्या था बताइए? टू सेट द जनरल टोन, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, वाइब, ठीक है ना। बी से क्या था? टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज, की रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है ऑर्गेनाइजेशन में। अगला है एम, मोटिवेटिंग टू यूज दिस रिसोर्सेज। देन डब्ल्यू से था टू ट्रांसलेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इनटू अ वर्क स्ट्रक्चर। एंड फाइनली, है ना, एंड फाइनली क्या बताइए? एफ से क्या था आपका? फोकल पॉइंट, है ना। फोकस से क्या था? टू सर्व एज अ फोकल पॉइंट। मुझे बताइए, देखो मैं क्या बोला अभी, मैंने पहली बार बताया, मैंने कॉन्सेप्ट बताया, इसका ट्रिक बताया, ट्रिक लिखा। अब घर पे इसको रिवाइज करेंगे, कल क्लास में फिर से देखेंगे। ये ऐसे करते 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 याद होता है। इस तरीके से ऐसे में पढ़ना है। और मैंने आपको यहाँ पे कुछ होमवर्क दिया है, ये क्वेश्चंस को प्लीज़ आज घर पे जाकर आपको रीड करना है, ठीक है ना। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे पढ़ेंगे सब्जेक्ट को, ठीक है ना। अभी एक्चुअली बेटा पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में एग्जाम्पल्स बहुत ढेरों नहीं होते, लेकिन आगे वाले चैप्टर में और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं, उसमें और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दे सकते हैं अलग अलग चीज़ों के, ठीक है। सो वेट करें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखेंगे, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। थैंक्स गाइस, बाय बाय। मिलते हैं हमारे ऐसे ही अगले सेशन में, बाय बाय। एंड अपने फ्रेंड्स को यार ज़रूर बताना हमारे बैचेस के बारे में। ultimatec.com में जाके जो है एनरोल कर सकते हैं। सारी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। सो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा है पढ़ के। बाय बाय।